तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कंपाइलर की। लेट मी जस्ट यूज़ अ व्हाइट बोर्ड इंस्टेड। हुँ। दी बस एक एक चीज़ पूछनी थी कि हाँ ये जी, पूछो। डीएससी का जनरल इवेंट है या फिर ये डीएससी सर्कल स्पेसिफिक इवेंट है? क्योंकि मेरे पास मेल आया था, मैं डीएससी सर्कल में नहीं हूँ, पर मेरे पास मेल आया था ये। ये बेसिकली डीएसए सर्कल का है, बट अगर काफ़ी बेसिक है तो कोई करना चाहता है अटेंड तो वो कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हैं अटेंड। ओके। ओके। तो लेट्स राइट समथिंग। वेट अ मिनट। हुँ। हाँ जी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रही हूँ मैं दैट a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 2 एंड हमारा c इज़ इक्वल टू a प्लस b। तो हमें पता है कि ये नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है और हम कुछ मैथ्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लाइक दिस इज़ सम ऑफ 2 नंबर्स लाइक। तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए ये काम कर दे। पर कंप्यूटर को तो सिर्फ़ बाइनरी समझ आती है, उसे नहीं पता कि a क्या होता है, उसे पता ही नहीं 3 क्या होता है, 2 क्या होता है, प्लस क्या होता है। उसमें सिर्फ़ बाइनरी में लिखा होता है 0 एंड 1, उसे सिर्फ़ ये समझ आती है। अब हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ये काम कर दे। पर हम इन सबको अगर हम बाइनरी में लिखने बैठ गए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, हम कर नहीं सकते। तो हम बीच में हम चाहते हैं कि हम ऐसे लिखें और कंप्यूटर तक हमारा कोड जो है वो बाइनरी में पहुँच जाए, 0-1 की फॉर्मेट में पहुँच जाए। तो ये इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर। ओके? वी यूज़ कंपाइलर। आई एम राइटिंग सी हियर क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है लिखना इसे, तो दिस इज़ कंपाइलर। तो कंपाइलर हमारे लिए क्या करता है कि वो हमारा इंग्लिश वाला कोड लेता है, हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं और इसे बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। और बाइनरी इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर यूज़ होता है। तो जैसे हम डिफरेंट आईडीईज़ यूज़ करते हैं। आईडीईज़ आर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप सब यूज़ कर रहे होंगे जिनके पास 11th-12th में होगी, वो यूज़ करते होंगे टर्बो सी प्लस प्लस। अभी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे कोड ब्लॉक्स, विजुअल स्टूडियो, डेव सी प्लस प्लस। तो ये सारे आईडीईज़ हैं। इनमें ऑलरेडी कंपाइलर आता है, आपको बस रन करना होता है लाइक प्ले बटन होगा कहीं पे तो वो कंपाइल भी कर देगा प्रोग्राम और रन भी कर देगा। तो ये होता है कंपाइलर। अब कंपाइलर हमारे लिए सिर्फ़ ट्रांसलेट नहीं करता कोड को, वो क्या करता है हमारी गलतियाँ भी बता देते हैं कि ये मिस्टेक की है आपने कोड में, कंप्यूटर इसको समझने में मुश्किल आ रही है कंप्यूटर को। तो उसको उस टाइम पे हम बोलते हैं कि कंपाइल टाइम एरर्स हमें पता चल गए हमारे कोड के। तो अभी आप एरर्स को पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास डिटेल में। और कुछ कोड होते हैं कि हम चाहते हैं कि हम 2 नंबर्स का सम हमारा आउटपुट आए और हमने कंप्यूटर को a माइनस b भेज दिया। तो हम तो चाहते थे कि हमारा आउटपुट 5 आए, बट हमें आउटपुट 1 दे रहा है। तो दीज़ टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रन टाइम एरर्स। कंप्यूटर तो इसे पकड़ नहीं पाएगा, उसको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल सही लिखा है a माइनस b मैं करके दे देता हूँ। बट एक्चुअली यहाँ पे हमारे लॉजिक में प्रॉब्लम आया, तो इनको हम रन टाइम एरर्स बोलते हैं, लॉजिकल एरर्स बोलते हैं। तो एरर्स पे बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं कि जब आप कंपाइल कर देंगे, तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया, उसको बाइनरी में मिल गया, तो एक जो फाइल होती है ना डॉट EXE फाइल बन जाएगी आपके कंप्यूटर में। लाइक इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं टॉपिक के व्यू में। तो डॉट EXE फाइल बन जाएगी और कंप्यूटर उस फाइल को पढ़ के हमें हमारा आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम
लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक किसी को कोई इशू या डाउट है? लाइक समझ आ रहा है? इज इट ओके? पेस और स्पीड सब कुछ? हाँ जी। हाँ जी। ओके, हाँ जी। तो ये आपको दिख रहा होगा ईडी। अभी मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रही हूँ। आप कोई भी यूज कर सकते हो, सब सेम ही काम करते हैं। तो लेट्स मेक अ न्यू फाइल, हेलो वर्ल्ड डॉट सीपीपी। तो आपको दिखा मैंने लिखा डॉट सीपीपी। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में फाइल होती है डॉट टीएक्सटी वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, डॉट पीपीटी या कुछ और होता है पीपीटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सीपीपी का प्रोग्राम है, डॉट सीपीपी। हाँ चलो, फाइल बन गई। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में जाएगा और एक चीज ढूंढेगा, दैट इज मेन। जिन्होंने पढ़ा होगा फ्लो चार्ट, जिनको फ्लो चार्ट का आइडिया होगा, तो आप एक स्टार्ट ब्लॉक लिखते थे। एग्जैक्टली आप कहीं से शुरुआत कर रहे हैं तो कंप्यूटर को पता चलना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो वो मेन से स्टार्ट करेगा। आई गेस ये थोड़ा विजिबल नहीं होगा, मैं बड़ा कर देती हूँ। हाँ जी, तो ये एंड मेन लिखा है हमने। अब हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कोई आउटपुट नहीं आया, कोई एरर भी नहीं आया, मतलब हाँ चल गया, इसको मेल मिल गया। अब ये कुछ काम नहीं कर रहा, तो हमारा कोई आउटपुट नहीं आया। अब हमने हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंट हो जाए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए हमारी स्क्रीन पे। तो मैं कुछ प्रिंट करना चाहती हूँ, उधर बैठे हुए आप लोग कुछ कुछ प्रिंट करेंगे अपने कंप्यूटर्स पे। हर कोई कभी ना कभी प्रोग्राम में प्रिंट तो करेगा ही। तो प्रिंट के लिए बताऊं, एक ऑलरेडी डिफाइंड बना रखा है पहले से, कि आपको पूरा पूरा लिखना ना पड़े। तो एक ऑलरेडी कीवर्ड है, दैट इज सी आउट। सी आउट, देन दीज शिफ्ट ऑपरेटर्स, एंड देन यू वांट हेलो वर्ल्ड, देना सेमीकोलन। ठीक है जी। तो अभी ये ठीक से चलेगा नहीं, कुछ एरर आएगा, तो उसको देखते हैं कि एरर आएगा क्या। तो हमने रन किया। अब इसने हमें एरर दिया कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। पर हमने कहा हमने तो सी आउट यूज किया है। सी आउट तो ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड है ना आप कुछ प्रिंट करने के लिए, हमने तो सी आउट यूज किया है। तो उसने कहा कि सी आउट यहाँ पे डिक्लेयर्ड नहीं है। तो अगर आप जब भी कुछ भी इन बिल्ट चीजें अगर आप यूज करेंगे, तो आपको उसकी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं, हैश इंक्लूड iostream and then using namespace standard. ठीक है जी, हमने ये इंक्लूड कर लिया iostream फाइल। तो इस फाइल में सी आउट की डिक्लेरेशन ऑलरेडी है। सी आउट, दिस इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एंड सी आउट इज आर कंसोल आउटपुट। ओके, अब हम सेव करते हैं, फाइल को रन करते हैं। What is this namespace std? Because in our school we used to write include iostream.h. हाँ जी, तो आप जो iostream.h इंक्लूड करते थे, राइट? और अब सिर्फ Yes. iostream लिख रहे हैं। तो अब यूजुअली कंपाइलर्स में आ गया कि आपको .h इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब आप .h इंक्लूड नहीं कर रहे, तो सी कंपाइलर में कुछ नेम स्पेसेस ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। तो मैं ऐसे पता करूं तो I'll just remove this stuff. तो कुछ नेम स्पेसेस ऐसे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो कुछ नेम स्पेस डिफाइन होते हैं। यहाँ पे सी आउट की कोई डिक्लेरेशन है, यहाँ पे सी आउट की कोई डिक्लेरेशन है। तो हमने बोला कि यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, हम एसटीडी वाली डिक्लेरेशन को यूज करेंगे। आप चाहे तो इस लाइन को रिमूव भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर आपको बस यहाँ पे एसटीडी
कोलन कोलन लिखना पड़ेगा जब भी आप सी आउट या सी इन यूज करेंगे। ठीक है जी। अगर आप ये C++ का नया वर्जन है, कुछ ऐसा है क्या that we have to include? नहीं अब आ गया कि डॉट एच इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। पहले लिखा जाता था कि हम भी अपने स्कूल टाइम पे लिखते थे डॉट एच की हेडर फाइल इंक्लूड कर दो। अब इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता इतना ज्यादा हाँ जी। दी मैंने स्कूल में C++ नहीं पढ़ी थी, तो फिर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा कि हुआ क्या? क्योंकि हाँ मैंने अभी वो कर रहे विजुअल हैं। स्टूडियो डाउनलोड कर लिया है, बट वो अभी कैचअप नहीं कर पा रही कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है वहाँ पे। ओके हाँ वो मैं कर रही हूँ एक्सप्लेन। ओके दी। तो ये अभी के लिए इन 2 लाइनों को आप छोड़ दीजिए। जितना समझ आए उतना ठीक कि सी आउट और सी इन की जो डिक्लेरेशंस है वो आईओस्ट्रीम में हो रखी है और ये जस्ट हम अभी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब हमने मेन हमारा जो है वो ड्राइवर फंक्शन होता है कि आप कभी भी कुछ कंपाइलर को रन करेंगे ना तो वो सबसे पहले जाके ढूंढेगा चलो मेन का है। उसको मेन मिल गया वो अपना काम करेगा। उसने देखा कि यहाँ सी आउट लिखा हुआ है और सी आउट की डिक्लेरेशन है कि सी आउट में कुछ भी आएगा तो वो मैसेज प्रिंट कर देगा। राइट। अब हमें अगर स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना होता है ना तो वील इंक्लूड दैट इन डबल कोट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल कोट्स। डोंट नो ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। चलो बाद में देखेंगे इसे। तो ये डबल कोट्स में इंक्लूड किया। मान लो मैं हेलो वर्ल्ड की जगह सिर्फ हेलो प्रिंट करना चाहती हूँ तो क्या बिना डबल कोट्स के काम चल जाएगा हमारा? मुझे नहीं लगता चलेगा। लेट्स डू दैट। रन करके देखते हैं एक बार। उसने हमें बताया उसने हमें एरर दिया कि हेलो वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। ठीक है हमें हेलो का कुछ करना भी नहीं है। हेलो इज नॉट एनी वेरिएबल। हम चाहते हैं कि बस कुछ प्रिंट हो जाए। तो कुछ भी अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं ना स्क्रीन पे तो वी हैव टू इंक्लूड दैट इन डबल कोट्स। अब हमने रन किया तो वी हैव आवर आउटपुट हेलो। उसने प्रिंट कर दिया हेलो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेलो प्रिंट हो गया। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने इंक्लूड की। हमने मेन तो लिखा उसके बाद हमने ये 2 कर्ली ब्रेसेस से यूज किए। तो ये 2 कर्ली ब्रेसेस हमारे डिफाइन कर रहे हैं ब्लॉक को। इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाइक 1 2 10 20 कितने भी कर सकते हैं। अभी एक है तो ये मेन का पार्ट है। तो मेन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट 7th लाइन पे मेन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये सेमीकोलन क्या कर रहा है? तो जैसे इंग्लिश में होता है ना फुल स्टॉप तो ऐसे C++ लैंग्वेज में होता है हमारा टर्मिनेटर। दिस इज अ टर्मिनेटर। हम हमारे कंप्यूटर को बता रहे हैं कि जस्ट ये हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? sorry to disturb you. हाँ जी। One thing I want to confirm कि ये जो हमने नेम स्पेस एसटीडी यूज किया है हम उसको इस वे में समझ सकते हैं कि हमने डॉट एच की जगह किया है? नहीं वो डिफरेंट होता है। डॉट एच का कुछ और मतलब होता था। अब नहीं करते इंक्लूड। अब जैसे आप stdio लिखेंगे इस प्रोग्राम में तो आपको stdio.h ही लिखना पड़ेगा। पर अच्छा। आईओस्ट्रीम की थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो गई है तो अब एच नहीं करना पड़ता। सिर्फ आईओस्ट्रीम से काम चल जाता है। तो मतलब कि अगर हमें सी आउट या सी इन यूज करना है तो हम लोग उस लोकेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेम स्पेस एसटीडी से, राइट? हाँ जी। ओके। दी तो ये मेन फंक्शन क्या करता है ये मुझे समझ में नहीं आया। मेन फंक्शन फिर से समझा दीजिए। हाँ जी। मेन फंक्शन मतलब आप कुछ भी करेंगे ना तो मेन तो उसमें प्रोग्राम में होना ही चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंट मेन ना लिखे और आपका प्रोग्राम चल जाए क्योंकि ये फर्स्ट चीज है जो आपका कंपाइलर ढूंढेगा कि आपके प्रोग्राम में मेन कहाँ है। लाइक आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट आएगा तब आपको ज्यादा समझ आ जाएगा ये बात। अभी थोड़ी मुश्किल होगी समझने में बट इसे याद कर लीजिए कि मेन में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और मेन पे ही एंड होता है। ओके दी। और दी हाँ इंट जी। की कोई सिग्निफिकेंस? इधर इंट इज लाइक रिटर्निंग टाइप। जैसे आप अगर 11th 12th में पढ़ा होगा तो यू राइट वॉइड राइट वॉइड मेन। दी 11th 12th में नहीं पढ़ी अच्छा मैंने। ओके इट्स ओके इट्स ओके। हमारी जो नॉर्मल क्लासेस है उसमें मैम वर्ड लिखवा दिया तो ये वर्ड और इंट में क्या डिफरेंस मतलब समझा दो।
अब जैसे हाँ आप गरिमा, एक बार थोड़ा जूम कर लो स्क्रीन को, सब कह रहे हैं चैट पर जूम करने के लिए। हाँ वो मैं कर ही रही थी, आई डोंट नो, मैं इसको कर ही रही थी, आई डोंट नो ये हो क्यों नहीं रहा, वैसे तो हो जाती थी। अच्छा, लेट मी, हाँ अब नाउ इट्स फाइन आई गेस, हो गया फाइनली। इज इट विजिबल नाउ राइट? हाँ नाउ इट्स गुड। ओके, तो हाँ हम मेन पे थे या इंट और मेन की बात कर रहे थे। तो जैसे आपकी अगर सी आप पढ़ रहे होंगे तो आप वॉइड लिख रहे होंगे राइट? तो वॉइड का मतलब है कि अभी वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब की डेफिनेशन में आगे आ गई है कि अच्छा होगा कि आप अगर इंट मेन लिखें और यहाँ पे रिटर्न 0, ये स्टेटमेंट नेसेसरी नहीं है, आप लिखेंगे तो भी चलेगा। और आपने देखा था ये स्टेटमेंट मिसिंग थी तो भी हमारा प्रोग्राम सही चल रहा था, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मेन एंड ऑल। अभी के लिए इसको मान के चलें कि ये नेसेसिटी है हमारे प्रोग्राम की, कि ये तो सब अगर तो वर्ड ये लिखेंगे जो तो आपने बस इसको हमारे लिखा पास है इंक्लूड रिजल्ट नहीं आएगा आउटपुट। इंक्लूड हाँ वो जी। नेसेसरी है। अब अगर हम अगर वर्ड लिखेंगे आई डोंट थिंक कि विजुअल स्टूडियो चलेगा, मुझे लगता है टर्बो चल जाता था, बट लेट्स सी, वर्ड से भी चल रहा है गेस, या इतना कोई इशू नहीं है। डिवॉइड और इंट में ये वापस देखो, समझा डिफरेंस। मेन मस्ट रिटर्न ना इन। होता है कि मेन इज एक्चुअली अ फंक्शन, और वो फंक्शन कंपाइलर सबसे पहले तुम्हारे पूरे कोड में एक फंक्शन को ढूंढता है जिसका नाम होता है मेन। ओके, एंड मेन के कुछ रिटर्न टाइप होते हैं, फॉर एग्जांपल इंट और वॉइड। वॉइड का मतलब है कि जो तुम्हारा मेन फंक्शन है वो कंपाइलर को कुछ और रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड तो एम्प्टी, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इंट का मतलब है जो तुम्हारा फंक्शन मेन है वो कंपाइलर को एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। हम कैर मेन भी ले सकते हैं कि मतलब वो एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। ये डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। बस बट ये यहाँ पे तो हेलो वर्ल्ड है, वो कोई इंटीजर तो है नहीं, बट अगर हम वर्ड यूज करें फिर भी वो कंपाइलर को रिटर्न तो कर रहा है वैल्यू हेलो वर्ल्ड, तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है। इट मींस वो कंपाइलर को रिटर्न नहीं कर रहा। सी आउट हेलो का मतलब है वो बस सिर्फ एक चीज प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कर रहा है स्क्रीन। ओके रिटर्न के लिए ओके। एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, वो यूज करनी पड़ती है। रिटर्न इज अ कीवर्ड, रिटर्न हाँ जी। जीरो जब लिखते हैं तब इसका मतलब कुछ रिटर्न कर रहा है। जी मतलब वॉइड में अपन जब को हम हमेशा स्कूल रिटर्न में करना पड़ेगा और इंट में रिटर्न करने कंपलसरी नहीं है। नहीं जी, आप उल्टा उल्टा बोल रहे हो। इंट में आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा या नहीं भी लिखना पड़ेगा, दोनों सेम बात है। वॉइड में कुछ रिटर्न करना नहीं होता। वॉइड मीन्स एम्प्टी, इट्स एम्प्टी। जैसे आप अभी आपने कहा कि वॉइड चला के देखो, तो वॉइड में देखो ये यही कह रहा है कि मेन स्कोप मस्ट रिटर्न इंट। तो ये आप समझ सकते हैं कि डिफाइंड है ऑलरेडी कहीं पे। अब नया आ गया तो आपको ये 3 चीजें तो बिना सोचे समझे ही इंक्लूड करनी है। अब वॉइड बट मेन का जमाना चला गया, इसमें इंट में तो लिखना ही पड़ता है। हाँ जी। जब हम स्कूल में लेकिन करते तो इंट मेन के साथ हमेशा रिटर्न 0 लिखते हो, यहाँ नहीं लिखते, तो कोई रीजन है क्या कि फिर भी चल रहा है? चल ये जाएगा जस्ट लेकिन अपडेशन ही हुआ है कंपाइल। हाँ। है ये लिखना होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स यू हैव टू राइट रिटर्न जीरो, बट इट इज नॉट नेसेसरी। मतलब जरूरी नहीं है लिखो ना लिखो, लेकिन रिटर्न जीरो लिखना मतलब गुड कोडिंग हैबिट्स में देखा जाता है। हम्म। अभी हमारा प्रोग्राम कुछ खास काम नहीं कर रहा, बस स्क्रीन पे आउटपुट कर रहा है, तो रिटर्न का कुछ इशू ज्यादा है नहीं। इसको आप ऐसे सोचिए मत कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है जी, तो प्रोग्राम तक किसी को कोई इसमें डाउट एक नहीं और है? लाइक और ये VS कोड में वॉइड हाँ मीन जी। क्यों? इज देयर एनी रीजन, मतलब कि पर्सनल VS कोड का प्रेफरेंस है, ऐसे बिल्ड किया गया है उससे? हाँ, आप कोड ब्लॉक्स में भी वॉइड मेन यूज कर सकते। टर्बो इज लाइक बहुत पुराना है, टर्बो काफी पुराना आईडीई है, और जो ये आ रहे हैं वो नए के नए आ रहे हैं, तो इनकी डेफिनेशंस थोड़ी सी चेंज होती जा रही है। बस इसका ज्यादा कुछ खास रीजन है नहीं। दीदी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों लिखते हैं? और जैसे कि मैंने अभी बताया ना, कुछ नेम स्पेसेस लाइक अभी जो मैंने 2 बॉक्स बना के दिखाए थे, तो सी आउट हर नेम स्पेसेस में अलगली डिफाइंड है, तो हम चाहते हैं कि हम स्टैंडर्ड सी आउट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को यूज करें, एंड दैट इज कि हम हेलो को सी आउट में भेज रहे हैं एंड दैट इज प्रिंटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन। तो ये जस्ट है कि हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज कर रहे हैं अभी, तो हम इंक्लूड कर रहे हैं।
You Okay. can remove this line, comment this line. You know, right? अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है तो you double backslash, और अगर मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो स्लैश और स्टार एंड देन स्टार स्लैश. These are comment, right? आपका ये कमेंट हो गया. कमेंट जस्ट प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाता है. ये आपका कंपाइलर इसे देखेगा भी नहीं कि आपने क्या लिखा हुआ है, और ना ही इसके अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट भी नहीं होएगा. तो आगे चलते हैं. जी एक सेकेंड दी, मैंने ये हाँ जी. पूरा कोड अपने VS कोड में टाइप कर दिया है, बट उसमें कोई रन की ऑप्शन नहीं आ रही है. ना, यहाँ पे एक प्ले बटन होगा. यहाँ पे आपको जी, प्ले वो नहीं बटन. दिखाई दे रहा है मेरे वाले में. आप अ, वो डाउनलोड करो, extension आप ना download एक्सटेंशंस डाउनलोड करो. हाँ जी, इसलिए कोड VS रनर और कोड रनर एक एक्सटेंशन और एक C++ की एक्सटेंशन होगी, दोनों डाउनलोड करनी पड़ेगी. और एनवायरमेंटल पाथ में भी आपको एडिट करने पड़ेंगे VS कोड का पाथ. ये 3 चीजें करनी. दी MinGW ज्यादा अच्छा है या Cygwin? मेरे पास तो MinGW है. ऐसा कुछ खास इशू होता नहीं है कि आप कोई भी आईडी यूज करो, कोई भी कंपाइलर यूज करो, G++ या कुछ भी. तो इसमें G++ है. आप कोई और भी यूज कर सकते हो जो आपको सही लगता है. क्योंकि आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो विजुअल स्टूडियो कोड मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो कोड ब्लॉक्स से स्टार्ट कर सकते हो. लाइक कोड ब्लॉक्स काफी आसान IDE है. विजुअल स्टूडियो में काफी कुछ एक्सटेंशंस लगाने पड़ते हैं इसलिए. दीदी And डबल the what बैकस्लैश. about Dave C++? हाँ जी. क्या? And the what about Dave C++? Which one is better, Dave C++ or Visual Studio Code? मुझे लगता है स्टार्ट कर रहे हो तो डेव या कोड ब्लॉक से कर सकते हो. उसके बाद once you are comfortable with the language you can shift to Visual Studio. क्योंकि Visual अभी आप Studio. चैट हाँ में जी. एक बार प्लीज भेज दो कि कौन से एक्सटेंशंस डाउनलोड करने हैं. वो मुझे लगता है कि कोई भी YouTube वीडियो देख लो. कोड विद हारी की या फिर अपनी कक्षा की वीडियो यूट्यूब वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. दीदी डबल बैकस्लैश का मीनिंग क्या हुआ? लाइक आपने यूज करा था. हाँ जी, वो एक लाइन को कमेंट करने के लिए. ये लाइन कमेंट हो गई, हमारा कंपाइलर इसको दिखेगा नहीं. ओके सर, तो ये इग्नोर हो जाएगा कोड में बेसिकली. हाँ जी, ये इग्नोर हो जाएगा. ओके दीदी, थैंक यू. ओके, ठीक है जी. तो हमने ऐसा अगर लिखा. अपन इस कोड में यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी नहीं लिखेंगे तो भी कोड रन हो जाएगा. कोड तो रन हो जाएगा बट वो सी आउट नहीं ढूंढ पाएगा. आप ये रन नहीं होगा, यहाँ पे एरर आएगा. देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आएगा स्क्रीन पे. क्योंकि उसको पता नहीं चला कि कौन सी सी आउट की बात कर रहे हैं हम. उसको पता ही नहीं चला कौन से स्टैंडर्ड सी आउट की हम बात कर रहे हैं. तो यू हैव टू इंक्लूड दिस लाइन. ओके, अगर आप चलो आपने कमेंट कर दिया तो यू कैन राइट लाइक दिस STD दिस. दोनों का सेम ही मीनिंग है. जैसे देखो अब कोई एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है. तो दोनों का सेम मीनिंग है. तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा. आप अभी तो छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो प्रोग्राम बड़े होते जाएंगे, काम ज्यादा करोगे, तो बार बार आप सी आउट सी इन के आगे STD तो लगाओगे नहीं. तो ये अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज करें. ठीक है जी. तो चलो अभी हमने हेलो प्रिंट कराया. अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड भी प्रिंट कराते हैं. हम चाहते हैं कि हमारा वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन पे आ जाए. चलो जी. आपको सेव हमेशा, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो काफी बार मुश्किल ये हो जाती है कि सेव नहीं करते और रन करने लग जाते. तो वो क्या होगा, पुरानी जो फाइल होगी वो आपकी रन हो जाएगी, नई रन ही नहीं होगी. हमने तो नेक्स्ट लाइन में लिखा था सी आउट को, बट हमें आउटपुट में दिखा रहा है कि हेलो वर्ल्ड लिख दिया. तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप ऐसे लिखें, आप ऐसे लिखें, वो काम सेम ही कर रहा है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अभी हमने 2 लाइन में सी आउट लिखा तो भी काम सेम कर रहा है. अब हम चाहते हैं कि हेलो अलग लाइन पे प्रिंट हो, वर्ल्ड अलग लाइन पे प्रिंट हो. तो हम क्या कर सकते हैं, हम हेलो के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं. दैट इज दिस न्यू लाइन. हमें कंप्यूटर को पता नहीं है कि ए क्या है बी क्या है. हम कीबोर्ड पे प्रिंट कर रहे हैं ना A B, हेलो का HE हेलो. तो हमारे एंटर उसको पता चले कि हमने अब एंटर डाला है. दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर, लाइक इट इज अ बैकस्लैश एंड N.
तो दैट इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर। अब हम चला के देखते हैं एक बार, इसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं लेट्स प्रिंट वर्ल्ड हेयर। सेव करा फाइल, रन किया, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ इसे। तो दिस इज आवर आउटपुट, परफेक्ट, हमें 2 लाइन पे मिल गया। तो अगर अब कुछ भी आपको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराना है तो आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये काफी मुश्किल हो जाता है, लाइक कोलन सॉरी डबल कोट्स इंक्लूड करो, आप ये स्पेशल कैरेक्टर लिखो। सो सिंपली यू कैन राइट एंडल, दैट इज ENDL, एंड ऑफ द लाइन। ये कीवर्ड है, लाइक ये डिफाइंड ही है कि अगर जहां भी एंडल एनकाउंटर होगा वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा आपका कंपाइलर। चलो इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। इसने भी सेम काम किया, हेलो वर्ल्ड। तो पहले वाला और ये दोनों सेम ही काम, एंटर का ही काम करते हैं, ठीक है। दी स्लैश एन को हम वर्ल्ड वाले सेम उसमें नहीं लिख सकते, लाइन में वर्ल्ड के अंदर ही लिख सकते, उसी वाले हाँ कोटेशंस के इसमें भी अंदर। लिख सकते हैं, हाँ जी इसके अंदर भी लिख सकते हैं, उसकी सेम ही डेफिनेशन है। सही दी कह रहे यही हैं। डिफरेंस होता है ना एंडल और बैक स्लैश एन में, कि एंडल हमेशा लास्ट में होगा बट बैक स्लैश एन पहले भी यूज हो सकता है। हाँ जी, आप इसको ऐसे लिख दोगे तो ये पूरी लाइन एक ही काम करेगी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सेम आउटपुट देगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एंडल समझ आ गया, ये सेमीकोलन हमेशा लगाना ही है, कभी भूलना नहीं है स्टेटमेंट के एंड पे। और कोई भी मैसेज प्रिंट हो रहा है तो उसको डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। आई गेस यहाँ तक सबको फाइन है। तो हमने कंपाइलर पढ़ लिया अभी तक, फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया हमारा सही से। अब आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। तो अभी जो हमारा ये प्रोग्राम है वो कुछ खास काम तो कर नहीं रहा, लाइक वो सिर्फ कुछ प्रिंट कर रहा है ना स्क्रीन पे, बट हमें नहीं चाहिए कि कुछ प्रिंट करे, हमें चाहिए कुछ काम करे, कुछ एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम कर दे हमारे लिए। तो उसके लिए क्या होता है, यूज करते हैं हम वेरिएबल्स। So, where is the- तो अब आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। लाइक मैसेज हमें प्रिंट करना आ गया, हमें स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना है तो हम आराम से कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। तो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई जस्ट नीडेड हाँ टू जी, आस्क कि स्लैश एन या एंडल इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रोफेशनल होता है, विच वन इज मोर प्रेफर्ड? प्रेफर्ड तो एंडल ही है, लाइक उसको जब भी आप देखोगे तो एंडल ही यूज कर रहे होंगे मोस्टली लोग। बहुत कम लोग ही हैं जो लाइक जल्दी जल्दी कोड करना होता है, जल्दी जल्दी टाइप करना होता है, तो एंडल इज मोर प्रेफर्ड। ओके, थैंक यू। ओके। तो हमने स्टार्ट कैसे किया था, ऐसे स्टार्ट किया था, लाइक a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड आर c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है जी, ऐसे हमने स्टार्ट किया था। तो हम चला के देखते हैं कि हाँ हमें समझ आ रहा है। अब हमारे पास कंपाइलर भी है, हमारे पास आईडी भी है, तो चलो ये वाला कोड एक बार लिख के देखते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल sum.cpp। तो हमेशा we have to include iostream using namespace standard int main। Let's write our a is equal to 2, जो हमने वहां पे लिखा हम ये काम कराना चाहते हैं। a is equal to b, c is equal to a, b।
ठीक है जी, क्या लगता है ये चल जाएगा सही से या कुछ एरर आएगा इसमें? आएगा एरर। क्या एरर आ सकता है? हमने A और वेरिएबल B को डिफाइन नहीं किया। प्रिंट हाँ जी, कराना होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? हेलो, प्रिंट भी कराना होगा ना। हाँ, नहीं चलो ये तो ठीक है। एरर क्या आएगा? अभी भी कुछ एरर तो आएगा ही। डेटा A और B टाइप डिफाइन नहीं है। हमें और वेरिएबल्स ए बी और सी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ए और बी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, बिल्कुल सही। हमने बोला कि ए में 2 कर दो स्टोर, अब उसको पता ही नहीं ए कहाँ है, ए क्या है। तो यहाँ पे आता है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, और वेरिएबल्स आए हैं तो डेटा टाइप्स भी आएंगे उनके साथ। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? लाइक डेटा टाइप्स हमको ये बताते हैं कि किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा हमारा वेरिएबल और उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो मुझे क्या दिख रहा है? ए में 2 है, मतलब वो इंटीजर टाइप का है। तो सी प्लस प्लस में कुछ कीवर्ड्स ऑब्वियसली डिफाइंड है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इंट इज यूज टू डिनोट इंटीजर टाइप नंबर्स, और इसकी लेंथ होती है 4 बाइट्स। मतलब ये 4 बाइट्स तक के नंबर, बाइट्स आपको ज्यादा अभी तक थोड़ा समझ नहीं आएगा अगर ज्यादा बेसिक आप लोगों का, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ आता जाएगा कि व्हाट इज दिस बाइट्स। तो इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट्स। ओके, हमारा ये इंटीजर नंबर है। अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वाले नंबर स्टोर करने होंगे, हम इंटीजर में नहीं कर सकते उनको। तो हमें वेरिएबल डिफाइन करने से भी पहले बताना पड़ेगा कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या है। तो हमने लिखा इधर इंट, हमारा वेरिएबल है ए। साइज 2 बाइट्स नहीं होता, 4 हाँ वो बाइट्स तो वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, आप सही कह रहे हो, 2 बाइट भी हो सकता है, वो कंपाइलर डिपेंड होता है। तो मेरे अभी आई गेस 2 और 4 दोनों काउंट हो सकते हैं इंट में। इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट टोटली। ओके, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इट्स नॉट एन इशू, बट कंपाइलर डिपेंडेंट होता है यूजुअली। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया इंट ए। ठीक है, अब उसने क्या किया, वो हमारे मेमोरी में गया, उसने 4 बाइट्स का ब्लॉक उठाया और उसको नाम दे दिया ए। लाइक अगर हम जब भी अब अपने प्रोग्राम में ए बुलाएंगे तो वो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे क्या है। ठीक है जी, वो यहाँ पे ढूंढेगा। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, हमने कुछ डाला नहीं, हम मान के चल रहे हैं खाली है। तो हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, अब हमने ए में 2 डाल दिया, वो मेमोरी में गया, उसने ए ढूंढा और यहाँ पे 2 डाल दिया। ठीक है जी, और ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक इसके साथ ही हमने डिक्लेयर भी साथ में कर दिया और डिफाइन इनिशियलाइज भी साथ में कर दिया। अब ये दोनों काम कर सकते हैं एक साथ ही। तो ये ऐसे हमारी वेरिएबल की लोकेशन बन गई। ऐसी बी बन गया सेम, ऐसी सी बना, उसने प्लस ऑपरेशन किया, 2 + 3, सी में 5 डाल दिया। को डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, सी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। आप सी को ऐसे नहीं लिख सकते कि वो 2 इंट को ऐड कर रहा है तो कंप्यूटर अपने आप समझ ले कि वो इंटीजर है। आपको सी को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि सी इज ऑफ इंटीजर टाइप, क्योंकि वो 2 इंटीजर का सम कर रहा है, तो हमने मान के चला इंटीजर टाइप है, हमने उसको इंट सी लिख दिया। उसने यहाँ पे 5 स्टोर कर दिया, अब हमें उसका सम प्रिंट करना है। तो फटाफट से ये काम करते हैं। ए लाइक इंट ए, इंटीजर बी एंड आर इंटीजर सी। ठीक है जी, मुझे लग रहा है परफेक्टली चलेगा। लेट्स if now we have run this program, उसने दे दिया हमें आउटपुट 5। ठीक है, सही चल रहा है बिल्कुल। तो अभी आपने देखा कि हमने सी में कुछ, हमने जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था तो वी हैव रिटन लाइक दिस, हमने 2 डबल कोट्स लिखे थे, बट हमने सी को डिक्लेयर करते वक्त ऐसा कुछ किया ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने मेमोरी में ढूंढ लिया है कि सी का है, उसको मेमोरी में ये नहीं पता था कि हेलो, अब हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये सी प्रिंट कर देगा, इट विल प्रिंट सी। वो ये नहीं देखेगा कि सी आपका कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 है या 5 प्रिंट कर देगा। वो ये देखेगा चलो डबल कोट्स में कुछ लिखा है, एज इट इज ही प्रिंट कर दो।
वो अंदर चेक भी नहीं करेगा आपने लिखा क्या है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप कुछ भी वेरिएबल कोई भी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट सी, और आप चाहते हैं कि चलो 5 प्रिंट हो, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो नहीं करेगा वो। उसको लगेगा कि चलो ये मैसेज सेम टू सेम एग्जैक्ट कुछ प्रिंट कराना है तो यू हैव टू इंक्लूड दैट इन डबल कोट सिंगल कोट्स। ठीक है जी, ये हो गया, सही चला बिल्कुल हमारा प्रोग्राम, हमारा 5 प्रिंट हो गया, सम भी हो गया। बट ये प्रोग्राम हमेशा, कोई भी यूजर इसको रन करे, ये प्रोग्राम हमेशा सेम ही आउटपुट देगा, 5 ही देगा। मैं रन करूं, आप या इस कंप्यूटर पे आके रन करें तो 5 ही देगा। तो हम चाहते हैं कि यूजर अपनी मर्जी से नंबर डाले। अब वो अपनी मर्जी से एक डाउट है, जो अपन इंट मेन लिख रहे हैं उसके बाद भी अपन को इंट ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने पहले ही वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन आप, हाँ, इसका कोई लिंक है ही नहीं। अब वेरिएबल की अपनी डिक्लेरेशन तो करनी ही पड़ती है कि वो ए किस टाइप का है, आपका बी किस टाइप का है। जी, फिर इंट मेन में अपन फ्लोट ए इक्वल टू भी कर सकते हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ प्रिंट कर सकते हैं। ये देखो, ऐसा कुछ नहीं कि इंट मेन लिखा है तो आपको सब कुछ इंट करना पड़ेगा, नहीं, आप सब टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, कुछ एरर नहीं देगा। देखो, कोई एरर नहीं देगा। उसकी डेफिनेशन ही अलग है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि रिटर्न टाइप क्या होता है। अगर मैं अभी समझाने बैठ गई कि रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन डेफिनेशन एंड ये, तो आपको कुछ समझ आने वाला है नहीं। तो अभी के लिए इन सबको छोड़ दो। अभी आई गेस वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आपको समझ आ गया। एक्सक्यूज मी तो अब हम, हाँ जी, दी यहाँ पे जैसे सी आउट सी विच इज 5 दैट इज एन इंटीजर टाइप, मतलब कि हमें जो रिटर्न हुई है कंपाइलर को वो इंटीजर वाली रिटर्न हुई है। एंड अगर इन केस एक बार यहाँ पे इंट की जगह वर्ड लिख ले तो क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि वैल्यू तो रिटर्न तो इंटीजर टाइप हो रहा है एंड हम लिखेंगे वर्ड। अभी कुछ रिटर्न हो ही नहीं रहा। अच्छा, तो रिटर्न, चलो ठीक कुछ है, वो बाद रिटर्न में नहीं हो रहा अभी। ओके ओके हाँ जी, ओके। कुछ रिटर्न नहीं हो रहा अभी। अब जैसे मैंने लिखा था ना, आपको करके दिखाया था, मैंने इधर वॉइड लिख दिया था, विजुअल स्टूडियो नहीं चला, क्योंकि अब डेफिनेशंस में आ गया कि यो मेन की अब इंटीजर होना ही चाहिए। अगर हम कुछ इंक्लूड नहीं कर, अगर हम कुछ रिटर्न नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 ही रिटर्न कर रहा है। बट हम वो 0 रिटर्न करे नहीं करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए कि हमारे एडिशन का आउटपुट आ जाए जो कि आ रहा है, बस इतना ही काम करना है हमको भी। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि इसका आउटपुट तो हमेशा 5 ही आएगा। तो हम चाहते हैं कि यूजर अपनी मर्जी से नंबर डाले। अब चलो ए डिक्लेयर एक कर बार दिया। स्क्रीन ऊपर करो कि वो ऊपर वाली लाइन देखनी थी। ये वाली, हाँ, थैंक यू। ओके। अब हम चाहते हैं कि यूजर अपनी मर्जी से डाले। अब हम अपनी मर्जी से कुछ प्रिंट कराना चाह रहे थे, हम सी आउट यूज कर रहे थे। अब यूजर कुछ एंटर करे तो भी लाइक ये कर दो, सीन यूज कर लेंगे हम कि ए की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू डाल दो। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो आप पहली वैल्यू डालोगे वो ए की मेमोरी लोकेशन में जाके सेव हो जाएगी, जो दूसरी वैल्यू डालोगे वो बी के मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी। ओके जी, फिर वो सी कर देगा ए प्लस बी और हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। चलिए ये वाला एक बार रन कर लेते हैं इसको फटाफट से। तो इसका टर्मिनल चलाना पड़ेगा क्योंकि हम आउटपुट दे रहे हैं। तो जिसको अगर कोई बाय चांस विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा होगा तो उसे पता होगा। DSC तो कर दिया मैंने। Such validatory combination terminated। एक बार फिर से रन कर लेते हैं। सम लिखना पड़ेगा अगर में डीएससी लिखने की जरूरत नहीं है, उसी फोल्डर में आई थिंक। तो नहीं, आई गेस मैंने नया फोल्डर बनाया ना। तो वो बस अच्छा, प्रैक्टिस लिखना पड़ेगा। ओके ओके, प्रैक्टिस के अंदर डीएससी। सॉरी 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 गाइस, हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक। प्रैक्टिस, अब उसके मेरे फोल्डर्स काफी सारे हो गए थे तो या
अब इसका नाम अब परफेक्ट चलेगा या अब वो हमारी देखा बिल्कुल सही चला। तो अब आपने देखा होगा कि एक नई फाइल बन गई a.exe। ये हमारा पता नहीं चल रहा फाइल का फॉर्मेट। तो इसने हमारे बाइनरी कोड को कंप्यूटर को भेज दिया है। अब हमें इस फाइल को रन करना है। अब वो रुक गया है, यहाँ पे रुक गया है। वो क्या काम कर रहा है, वो हमारे इनपुट का वेट कर रहा है। लाइक अभी आप देख रहे हो पूरा एग्जीक्यूट रनिंग हो गई उसकी, बट वो अभी रुक गया है। तो मैंने डाला तो 2 बताना और है अभी 3, आपने क्या करा है, यहाँ पे आउटपुट क्या 5 लिखा आ है, गया। ये G++ करके ये कमांड्स है कंपाइल करने की विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं बोल रही हूँ अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट यूज विजुअल स्टूडियो नाउ, बट अगर फिर भी जानना है तो दिस इज जस्ट कमांड G++। आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। जैसे मेरे प्रैक्टिस फोल्डर में DSC फोल्डर में मैंने ये वाली फाइल बनाई sum.cpp। तो मैंने प्रैक्टिस दबाया, टैब दबाओगे तो आपकी फोल्डर का नाम आ जाएगा पूरा का पूरा, एंड देन DSC एंड देन सम। फिर एक नई फाइल बन गई, उसको बस रन करना होता है उस फाइल को a.exe। आपने 2 इनपुट दिए, आपका आउटपुट आ गया। अब हर बार हम कर सकते हैं, बार बार हम कुछ भी आउटपुट 23 56 परफेक्ट, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। तो आई गेस सबको क्लियर है, सी इन सी आउट हमारे प्रोग्राम्स, एवरीथिंग फाइन। ठीक है जी। जी मेरा एरर आ रहा है, सेम लगाया बिल्कुल। जी मैं कोडिंग ब्लॉक कर रही हूँ तो उसमें वो रन नहीं कर रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या आपने रहा बिल्कुल सब कुछ सेम लिखा हुआ है। है। यस दी। इनपुट डाला। लाइक ओके दी, एरर आगे कुछ वो आ रहा है तो क्या? .exe में लिखा था। हाँ जी, ये फाइल आपकी इस स्टेटमेंट के बाद आपको ये वाली फाइल रन करनी है, फिर अपना आउटपुट डालना है बस। चलो, अगर हमें अभी जैसे यूजर को वेट करना पड़ रहा था कि हमें खुद ही गेस करना पड़ा कि, तो हम यहाँ पे ये वाला प्रिंट करा देते हैं मैसेज, एंटर द नंबर्स। ठीक है जी, ये वाला मैसेज हमने प्रिंट करा दिया। तो आपको जब भी आपकी फाइल होगी तो आपको फिर से हमेशा रन करना पड़ेगा, कंपाइल एग्जीक्यूट बार बार करना। अब आपको दिख रहा है कि एंटर द नंबर्स, नाउ 23 56 79 परफेक्ट। ठीक है, आई गेस अगर किसी को कुछ भी एरर आ रहा है तो पूछ सकते हो आप। और अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेके नहीं बैठे तो आप बाद में इन सबको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, जी जैसे हम लोग पहले गेट कैरेक्टर यूज करते थे, मुझे जैसे अभी कॉलेज में ही बताया कि गेट CH यूज करना होता है, तो उसमें VS कोड में यूज नहीं करना उसे। नहीं वो सी लैंग्वेज का पार्ट है, वी आर डूइंग C++ हियर। में भी यूज करते थे, मतलब स्कूल में हम लोग यूज करते थे। आई डोंट थिंक सो गेट कैर, अभी तक तो गेट कैर का कुछ हम इंटीजर ही ले रहे हैं तो सीन से काम चल जाएगा। नहीं बाद गेट में हम CH तो लास्ट में लिखते हैं, हम लास्ट में नहीं लिखते। अच्छा गेट गेट सी CH, प्लस। टर्बो हाँ जी यूज हाँ जी कर हाँ रहे जी होगे। हाँ जी, तो उसके लिए आप वो कोनियो .h भी तो इंक्लूड करते थे। हाँ जी है दी, ना? हमने यहाँ पे हमें बिना गेट CH यूज करे आउटपुट कैसे आ रहा है? वो गेट CH तो होता ही उसके लिए था कि हमें स्क्रीन मिल जाए। गेट सी एच एग्जैक्टली उसके लिए होता था कि आप कुछ कैरेक्टर दें और फिर आउटपुट आए। जैसे आप रन करते थे फिर एंटर दबाते थे, उसको एंटर मिल गया तो वो आपको आपने इनपुट देने के बाद एंटर दबाया, उसने आपको आउटपुट दे दिया। और अगर आप सी में भी आई गेस सॉरी C++ या टर्बो में भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे ना गेट सी एच, तो फिर आपको होता था कि आप पहले लाइक Alt+9 दबाते, हाँ जी, एंड देन फिर से शिफ्ट एंड 9 दबाते थे। तो वो इसमें अब एक साथ ही हो रहा है वो सारा काम। मैं बोल रही हूँ ना ये कंपाइलर की प्रॉब्लम, कंपाइलर की वजह से हो हाँ रहा है जी ना? हाँ जी, कंपाइलर में ये सब डिफाइंड है और ये सब काम एक साथ हो रहा है क्योंकि हम टर्मिनल यूज कर रहे हैं राइट। इसमें सब कुछ है, आउटपुट स्क्रीन, टर्मिनल, डीबग। तो जैसे जैसे आगे काम आसान होता जा रहा है वैसे वैसे। तो हमने वेरिएबल्स के बारे में जान लिया। तो वेरिएबल्स जस्ट हमारी स्टोरेज लोकेशन का नाम होता है जिससे हम अपनी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और दीदी तो अगर क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन किस में डिफाइंड होता है, आईओस्ट्रीम या कोनायो? क्लियर स्क्रीन कोनायो में होता है कि अगर आप दूसरी बार आपने पहली बार रन किया अपना प्रोग्राम
तो अगर आप दूसरी बार रन करें तो आपकी स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर होके आए, पुराना आउटपुट उसमें ना आए। जैसे इसमें मैं अगर अभी मैं आई टाइप मैं क्लियर टाइप करूं तो मेरा पुराना सब कुछ गायब हो गया कि मैंने क्या क्या रन किया था, क्या क्या आउटपुट दिया। तो वैसे ही उसमें होता था टर्बो में क्लियर स्क्रीन, कि आपका टर्मिनल पे जो पुरानी आउटपुट्स हैं वो चली जाए बस। ओके ठीक है जी। तो वेरिएबल्स की बात हो गई। जो मैंने पढ़ाया है वो सब इसमें लिखा हुआ है। आई गेस ज्यादा डीपली इंग्लिश वाली डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा ये सब। तो अब आते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के नाम जी मैं ये प्रोग्राम रन कर रही थी, तो उसमें एंटर द नंबर्स के बाद जब मैं नंबर एंटर कर रही हूँ तो वो कैन नॉट एडिट बता रहा है। आपको टर्मिनल पे आना है ना, आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं होएगा। अब आउटपुट अच्छा स्क्रीन पे ओके आपको ओके दिखेगा सॉरी, क्या? हाँ 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 ओके कम टू टर्मिनल देन डू G++, या ओके नाउ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स हमें पता चल गया। अभी हमने सिंपल ABC नाम दिया था हमारे वेरिएबल्स को, पर आप स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स और नंबर्स और अंडरस्कोर को वेरिएबल के नाम के लिए यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट हमेशा या तो लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए वेरिएबल का नाम। यू कैन नॉट हैव लाइक A1 आपका वेरिएबल का नाम हो सकता है, बट 1A इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। आपका हमेशा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए वेरिएबल। और इसमें लिखा है कि यू स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड एंड स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन योर वेरिएबल नेम। और आप C++ के कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम रखने के लिए। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? अभी डेटा टाइप्स तो हम कर चुके हैं, इंट, फ्लोट। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यूजर डिफाइंड और ये, बट ये बिल्ट इन है। इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बूलियन भी एक होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट इज आइडेंटिफायर? तो C++ अभी जैसे हमने नाम दिया तो ये सब आइडेंटिफायर्स में आ जाते हैं। कीवर्ड्स कम अंडर आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल नेम कम्स अंडर आइडेंटिफायर्स। तो C++ आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल। ये सब इतना डिफाइन में नहीं जाने की जरूरत आप लोगों को। सिंपल जैसे आप वेरिएबल को बोलते हो तो आप उसे आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो। नाउ कीवर्ड्स है C++ में कुछ रिजर्व वर्ड्स जो C++ ने ऑलरेडी रिजर्व कर रखे हैं कि इन वर्ड का यही मतलब है, आप इनको यूज नहीं कर सकते अपना वेरिएबल का नाम रखने के लिए। लाइक यहाँ पे है इंट, आप किसी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते इंट, हमने यूज किया है इसको अभी। void, if, तो ये 32 कीवर्ड्स हैं C++ में, आप इनको वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। अब आ जाते हैं ऑपरेटर्स पे। तो अभी हमने सिंपल प्लस ऑपरेटर यूज किया था। ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सॉरी, आज सिर्फ अर्थमेटिक की बात करेंगे, आगे के लेक्चर्स में जैसे जैसे आगे जाएंगे तो डिफरेंट ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो अभी अर्थमेटिक की बात करी। अर्थमेटिक में हमारा आ जाता है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर होता है, दैट इज मॉड्यूलो ऑपरेटर। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं एंड देन चलिए मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करते हैं। तो आई गेस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इसमें तो कोई किसी को कुछ इशू होगा नहीं। जैसे हमने सम ऑफ टू नंबर्स किया तो मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब कर सकते हैं हम। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो दिस इज योर मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब मैं अगर मेरा A इज 10 एंड माई B इज 5, लेट्स से 5, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, अभी डेटा टाइप्स की बात में नहीं जाते। तो A/B अगर हम करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा? सिंपली 2, 10/2, 10/5 इज इक्वल टू 2, राइट? अगर मैंने A मॉड्यूलो B कर दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए क्या? आउटपुट क्या आएगा? ये क्या है मॉड्यूलो ऑपरेटर? कैसे डिफरेंट है डिवाइड ऑपरेटर से? फाइंड करेगा। यस राइट, हाँ जी, दिस विल मोस्टली को पता है एंड गुड, ग्रेट।
दैट ये रिटर्न करेगा हमारा रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर बचेगा ये वो रिटर्न करेगा। तो काफी जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये आपको टिप्स पे होगा आप यूज करना मॉड्यूलो ऑपरेटर। जैसे 9 मॉड्यूलो 5 विल गिव अस 4 राइट, तो 9 से आपने 5 को करा तो रिमाइंडर बचा 4, तो आपको 4 की वैल्यू देगा। तो ठीक है, इतना ही ऑपरेटर्स तक था आई गेस। यस, काफी ज्यादा टाइम लग गया इसमें और क्लास का टाइम हो गया। तो मानसी, यू वांट टू गो फर्दर विद द एरर्स? करवा देते हैं। हेलो, हाँ, बाकी आई डोंट थिंक ज्यादा टाइम लगेगा, कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी, बाकी ये बता देंगे, बताओ करना है अभी या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है? कुछ एरर्स है डिस्कस करने हैं आप लोगों को अभी, कर दो। या अभी तक किसी को? हाँ जी, कर देते हैं। करा दो। ओके, तो अभी वैसे किसी को अभी तक कोई डाउट है? अब अभी ऑपरेटर्स का छोटा सा ही पार्ट है, अभी अरिथमेटिक की बात की है। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो कुछ आएंगे तगड़े ऑपरेटर्स जिनको यूज करके मजा आएगा, डोंट वरी। आज की क्लास अभी तक का सबका क्लियर है? कुछ भी डाउट छोटा मोटा? Dee, actually, I have to go somewhere. So, can I leave? Have you taken the attendance? आई गेस हो गई है ना अटेंडेंस मानसी? अभी नहीं ली है हमने अटेंडेंस। गरिमा, यू टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, आप मैं प्लीज शेयर 2-3 कर मिनट। सकती हूँ। हाँ, मानसी you'll start, okay? I'll just stop presenting. दीदी बस आप एक बार ही प्लीज कुनायो को यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा सकते हो एज एन एग्जांपल, बिकॉज .8 नहीं यूज हो रहा ना, तो आई जस्ट वांटेड टू सी द सिंटैक्स एक बार। क्या यूज कर कर? कुनायो। अच्छा, कोनायो यूज नहीं होता। कोनायो हम्म, पुराना है। कोनायो आप सिर्फ टर्बो सी में यूज होता था। अब हम उसको यूज नहीं करते हैं। ना हम CLR SCR यूज करेंगे, ना हम गेट CH यूज करेंगे। और iostream.exe सिर्फ टर्बो का पार्ट था, तो हम उसको भी यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ iostream यूज करेंगे। थैंक यू। कोनायो इज नॉट अ लाइब्रेरी नाउ। हम सिर्फ iostream लाइब्रेरी यूज करेंगे एज ऑफ नाउ। आगे चलते चलते हम और लाइब्रेरीज भी पढ़ेंगे, लेकिन कोनायो अभी जो नई C++ है, C++ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कोनायो नहीं है। ओके, चलो फिर Dee, have you taken the screenshots? गरिमा ले रही है। हाँ जी, just 1 minute, okay? I'll inform you, don't worry. 1 मिनट बस। Okay, Dee. ठीक है, तो अब हम एरर्स पढ़ेंगे। अभी तुमने देखा, एक बेसिक सा तुमने प्रोग्राम देखा, तुमने हेलो वर्ल्ड लिखा, उसमें तुमने एंड लाइन देखी, /n देखा, और फिर तुमने ये भी देखा कि अगर हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं उनको हम ऐड कैसे करवाते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करवाते हैं, उनका रिमाइंडर निकालना हो तो क्या करते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी, सिंपल सिंपल चीजें हैं, जैसे कि तो वही सारी चीजें हमने देखी। लेकिन अब जब भी हम कोडिंग करते हैं तो तुमने देखा होगा तुम सभी ने कि हम सभी के कितने सारे एरर्स आ रहे थे, बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। किसी का आ रहा है कि ये दिस इज नॉट अ डाटा टाइप, मतलब द वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड, है ना, या फिर सिंटेक्स एरर आ रहा है, या कुछ बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो वो एरर्स क्यों आते हैं वो हम अब पढ़ेंगे, और उन एरर्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये कहूंगी हाँ, तो अभी तुम विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हो, और अगर तुम्हें विजुअल स्टूडियो यूज करना नहीं आ रहा है तो मैंने तुम्हें एक लिंक भेजी है चैट पर, इसकी कोडिंग ब्लॉक्स की IDE की। तुम यहाँ पे सिंपली इसको यूज कर सकते हो, कोडिंग ब्लॉक्स की IDE को। और इसमें कुछ नहीं है, बस ये इनपुट वाला बटन दबाना। तो अगर तुमने सी इन भी करा ना, तो यहाँ पे तुम इनपुट डाल दोगे और फिर इसको रन करोगे तो आउटपुट आ जाएगा। तुम्हें VS कोड करने की जरूरत नहीं है, अगर अभी साथ साथ काम करना है तो इससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं। मानसी, सबसे 1 मिनट। हाँ, या यू कैन लीव, जो अटेंडेंस का बोल रहे थे। थैंक यू। Okay, Dee. Thank you very much, Dee. ठीक है, तो अभी सिंटेक्स एरर की हम बात करते हैं। तो व्हाट आर सिंटेक्स एरर्स? सपोज करो
सिंटेक्स एरर और वो एरर होते हैं जो तुम्हारे ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं सी प्लस प्लस को उनको वायलेट करते हैं। तो वो एरर्स कैसे होते हैं? सो दोज एरर्स आर दो the errors in which like the syntax you have written for C++ is wrong. तो अब सिंटेक्स कैसे रॉन्ग हो सकता है? बाय सिंटेक्स हम ये मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी गरिमा ने बताया था कि जैसे कि जो तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप होता है टू एंड अ लाइन, राइट? तो इसी तरीके से हमारे C++ में सेमीकोलन होता है। तो अगर तुमने किसी लाइन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या कहते हैं, वो एक सिंटेक्स एरर हो गया। या फिर अगर तुमने फॉर एग्जांपल तुमने सी इन और सी आउट वाली स्टेटमेंट लिख रहे हो एंड सपोज करो यहाँ पे सी आउट के स्टेटमेंट में मैंने ये वाले ऑपरेटर्स लगा दिए इंस्टेड ऑफ दीज ऑपरेटर्स। ये सी इन के ऑपरेटर्स है और मैंने सी आउट में लगा दिए सी इन के ऑपरेटर्स, तो क्या होगा? ये रन ही नहीं करेगा और ये हमें एरर देगा, नो मैच फॉर ऑपरेटर। ये क्योंकि सी आउट इन ऑपरेटर्स को जानता ही नहीं है, ये तो सी इन के ऑपरेटर्स थे, इसलिए इसने हमें एरर दे दिया। लेकिन अगर हम इसको सिंपली रन करते तो ये हमें कोई एरर नहीं देता। तो जिस टाइप के एरर्स को हम सिंटेक्स एरर बोलते हैं, जिसमें हम ये गलतियां करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने सेमीकोलन लगाना भूल गए, या फिर हमने सी आउट सी इन के ऑपरेटर्स को गलत लिख दिया, या फिर हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे हमारा इंट मेन है, इसका एक हमने ओपनिंग ब्रैकेट खोला इसका एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया ही नहीं, तब भी ये हमें एरर देगा। सो दीज टाइप ऑफ एरर्स जिसमें हमारे C++ के सिंटेक्स में गड़बड़ होती है उनको हम सिंटेक्स एरर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट चीज है हाँ सेमेंटिक एरर्स। व्हाट आर सेमेंटिक एरर्स? अभी हमने देखा कि गरिमा ने बताया था कि जब तुम्हें दो नंबर्स को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल देयर आर टू नंबर्स int num1 is equals to 10 and num2 equals to 5। अब तुम्हें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है एंड जब तुम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो एक नंबर है num3 that would be the answer of the addition of these two numbers। तो हम कैसे करेंगे? num3 is equals to num1 plus num2 and then हम कर देंगे C out num3 और अब इसको हम रन करेंगे। अभी अच्छा क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना भी हम भूल गए। हाँ अब इसको हम रन करेंगे तो आ गया आंसर num1 plus num2 is equals to num3 which is 15। सो ये करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अभी हमने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर हम num1 प्लस अगर हम इसको इस तरह लिखें इट मीन्स द सेम थिंग, num1 plus num2 is equals to num3 इट मीन्स द सेम थिंग। तो तुम्हें क्या लगता है इससे सही आंसर आएगा? बताओ। Because you are not assigning a value to num3। वेरिएबल को पहले डिफाइन भी करना होगा हमें। या करेक्ट, हम असाइन ही नहीं कर रहे हैं num3 को, कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं num1 प्लस num2 num3 के इक्वल्स है, लेकिन हमें num3 तो पता ही नहीं num3 किसके इक्वल है। सो दिस थिंग इज रॉन्ग। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, हमें इसको उसी तरीके से लिखना पड़ेगा num3 इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 विच मीन्स हम num3 को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्योंकि num1 की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, num2 की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, तो इन दोनों के सम जो है हम वो वैल्यू num3 को डिफाइन कर रहे हैं, num3 को दे रहे हैं। अगर हम लिखेंगे num1 प्लस num2 इज इक्वल्स टू num3 तो वो कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। मतलब जो सेमेंटिक एरर है वो ये बताता है कि जो तुम्हारी स्टेटमेंट तुम लिख रहे हो कोड के अंदर वो मीनिंगलेस है, तब सेमेंटिक एरर आता है कि इनका कुछ मीनिंग ही नहीं बन रहा। अगर तुम लिखोगे num1 प्लस num2 इज इक्वल्स टू num3 उसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा, क्योंकि num3 की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी और num1 और num2 की वैल्यू पहले से ही थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए इस चीज को हम बोलते हैं सेमेंटिक एरर्स।
यही सेम चीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि ये सिमेंटिक एरर देगा, ठीक है। अब the third thing is type errors. So what are type errors? अब let's say यहाँ पर there is a number called num1 equals 10, num2 equals 5, and there is a number num3, and num3 is equals to num1 plus num2. But what I am saying here is that num3 is actually not of type int, num3 is of type char. Num3 is of type char, and I'm saying that num3 is equals to num1 plus num2. So क्या ये सही चलेगा? नहीं चलेगा सही, और ये कुछ गड़बड़ सा आउटपुट दे देगा क्योंकि ये गलत बता रहा है, क्योंकि इसको कुछ नहीं पता कि ये क्या कह रहा है कि num3 करेक्टर है और तुम उस करेक्टर में एक इंटीजर को ऐड करके दे रहे हो, तो इसलिए ये गलत आउटपुट दे देगा तुम्हें, ठीक है। और बात अगर हम इसको इस तरह से करें, क्या इसको मैं इंट ही रहने दूं, इंट num3 is equals to c, अब क्या होगा, मैं ये num1 plus num2 हटा दूं यहां से और ये करूं, मैं ये कह रही हूँ कि num3 का टाइप इंट है लेकिन ये एक कैरेक्टर है, तो ये क्या दे रहा है आउटपुट? अब सी प्रिंट हो जाएगा। नहीं, सी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैं कह रही हूँ ये इंटीजर है और ये सी कैरेक्टर है। ये सी का ASCII वैल्यू है, कुछ ऐसा है? हाँ, ये सी का ASCII वैल्यू है जो यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा है। अब सेम चीज अगर मैं ये करूं, ये देखो अब क्या प्रिंट होगा। अब इसने एरर दे दिया। अब तुमने तीन चीजें देखी यहाँ पर। फर्स्ट चीज मैंने यहाँ पे की थी char num3 is equals to c, ठीक है। दूसरी चीज मैंने की थी int num3 is equals to c। तीसरी चीज मैंने की थी int num3 is equals to c। तो इन तीनों में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है क्या है? ये तो तुम्हारा बिल्कुल ही अलग है। मैं कह रही हूँ कि num3 एक कैरेक्टर है और वो c के इक्वल है, और तब मैं num3 इक्वल्स num1 प्लस num2 कर रही थी तो कुछ गड़बड़ सा आउटपुट आ गया था क्योंकि num1 प्लस num2 आर इंटीजर्स एंड तुम इंटीजर्स असाइन कर रहे हो num3 को दोबारा से, पता नहीं, और तो फिर वो सब कुछ गड़बड़ आ गया था, ठीक है। तो सेकेंड थिंग इज मैंने किया int num3 इज इक्वल्स टू c। c इज अ कैरेक्टर, तो हम जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम सिंगल कोट्स के बीच में रखते हैं। कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको हम सिंगल कोट्स के बीच में रखते हैं, और जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी ASCII वैल्यू होती है। सो व्हाट इज ASCII वैल्यू? ASCII वैल्यू इज कुछ जो हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं A to Z small, A to Z capital, and the numbers as well as the symbols on our keyboard, everything has a ASCII value that is there in the computer। सबको एक ASCII वैल्यू असाइन हो रखी होती है। तो जब मैंने int num3 equals to c किया तो उसने क्या किया कि अच्छा ये तो मुझे कैरेक्टर दे रहा है, इसका मतलब इसका ये मुझे चाहता है कि मैं इसकी ASCII वैल्यू को num3 के अंदर स्टोर करूं, इसलिए इस लाइन से उसने num3 के अंदर कैरेक्टर c की ASCII वैल्यू को स्टोर कर लिया, ठीक है। बट अगर हम इस लाइन को देखें, इस लाइन ने हमें एरर दिया। इस लाइन ने हमें एरर क्यों दिया? क्योंकि वे डबल कोट्स के बीच में है। डबल कोट्स के बीच में होने का मतलब है कि ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, ये चीज एक स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग के टाइप को मैं कह रही हूँ कि एक स्ट्रिंग एक इंटीजर है, तो क्या एक स्ट्रिंग इंटीजर हो सकती है? नहीं, स्ट्रिंग इंटीजर हो ही नहीं सकती है। कैरेक्टर को हम इंटीजर कह सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू है जो कंप्यूटर में डली हुई है। कंप्यूटर ने हर एक कैरेक्टर को एक ASCII वैल्यू दे रखी है, लेकिन स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे हेलो भी लिखूं ना तब भी वो गलत होगा, तब भी वो टाइप एरर देगा क्योंकि एक स्ट्रिंग एक इंटीजर तो हो ही नहीं सकता। That's why it is giving us a type error कि तुम कह रहे हो कि ये num3 एक इंटीजर है लेकिन तुम कह रहे हो कि इसकी वैल्यू हेलो है,
हेलो इज नॉट अ इंटीजर। तो इस टाइप के एरर्स को हम कहते हैं टाइप एरर्स। ये चीज सेम चीज मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है कि हम किसी इंटीजर को एक स्ट्रिंग नहीं असाइन कर सकते हैं। दी कैर सी इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में सी चल जाएगा? ये वाला, हाँ ये वाला, दिस वन, ये चल जाएगा? दिखाते हैं 1 मिनट। ये कुछ भी रैंडम सी वैल्यू देगा, क्योंकि अगर तुम देखो तो ये देखो कुछ भी रॉन्ग आउटपुट, कुछ भी गार्बेज उठा कर दे देगा तुम्हें ये। तुम कह रहे हो कि कैरेक्टर है, Okay. उस कैरेक्टर की वैल्यू ये है, ठीक है, एंड उसका इस एक्चुअली अगर हम ये देखें तो इस लाइन का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम यहाँ इसको सी असाइन करने पहले हमने num3 को सी असाइन किया, फिर हमने num3 को num1 प्लस num2 असाइन किया। तो इसका हाँ जी, मतलब क्या वो हो, ठीक है, वो मुझे समझ आ गया कि वो कैरेक्टर बन गया, बट हम उसके अंदर इंटीजर वैल्यू देना चाह रहे हैं। बट जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है कैर num3 इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सी, वो वैसे सही है ना? मतलब लिख सकते हैं ना, हाँ हमें कैरेक्टर आउटपुट चाहिए। हाँ वो सही है, वो Okay. बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेरिएबल का नेम्स तो हम कुछ भी दे सकते हैं ना, तो इसलिए Okay. ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे num3 इक्वल्स टू num1 प्लस num2 कर रहे हैं, तो प्रोग्राम पता है कर क्या रहा है, प्रोग्राम कर रहा है num1 और num2 को ऐड कर रहा है, तो वो 10 प्लस 5 को ऐड करेगा 15, फिर वो कहेगा num3 इज 15, num3 इज 15, लेकिन num3 इज कैरेक्टर, तो वो 15 देखेगा कि 15 अस्काई वैल्यू किस कैरेक्टर की है, जिस कैरेक्टर की अस्काई वैल्यू 15 है वो उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। आया समझ में? हाँ बहुत अच्छा था। तो ये हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इसीलिए हम यहाँ पे करेक्टर और इंट के बीच में इधर से उधर होते रहते हैं कि करेक्टर एक करेक्टर जो है वो इंट की वैल्यू ले सकता है, क्योंकि एक करेक्टर की अस्काई वैल्यू स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन जो एक स्ट्रिंग होती है वो तो बहुत सारे करेक्टर्स का कलेक्शन होता है, तो उसका तो कुछ भी स्टोर नहीं है ना, तो स्ट्रिंग को हम एज इंटीजर नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक करेक्टर को हम एज इंटीजर ले सकते हैं। तीसरी चीज है रन टाइम एरर। अच्छा चलो ठीक है, रन टाइम एरर के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिया num1 इक्वल्स 10, num2 इक्वल्स 5, एंड देन मैं यहाँ पे कर रही हूँ num1 इज इक्वल्स टू num3 इज इक्वल्स टू num1 int num3 is equals to num1 by num2 and cout num3। तो ये अच्छे से रन करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो इसका आंसर आ गया 10 by 5 which is 2, सही से चल गया। अब मैं इसे क्या कहती हूँ, num3 is equals to num1 by num2 minus num2। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है क्या लिखा है? मैथ्स में ऐसे लिखते हैं ना, सिंपल सी चीज। अगर एक्सप्रेशंस लिखने हो तो num1 बाय ब्रैकेट के अंदर num2 माइनस num2, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे। अब मैं इसको रन करूंगी, ये देखो यहाँ पे दिखा अरिथमेटिक एक्सटेंशन। क्यों हुआ ये, कोई बता सकता है क्यों हुआ ये? क्योंकि वो अनडिवाइड हो रहा है। हाँ, डिवीजन बाय 0, ये हमारा रन टाइम एरर है। कंपाइलर को पता ही नहीं, अगर कंपाइलर को पता होता तो वो एरर दे देता, लेकिन अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो ./exe लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई थी। स्टार्टिंग में बिल्कुल गरिमा ने बताया था कि वो पहले कोड कंपाइल होता है, फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है और उस exe फाइल को वो रन करके आउटपुट दिखाता है। अब तुमने देखा कंपाइल हो गया प्रोग्राम, .exe फाइल भी बन गई। अब जब .exe फाइल को शो करने गया वो, उस टाइम पे उसने बताया कि यहाँ पे तो कोई अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई। मतलब जब उसने प्रोग्राम को रन किया तब उसको पता चला कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम इस एरर को कहते हैं रन टाइम एरर। मतलब उसको रन टाइम पे पता चला कि अच्छा यहाँ पे डिवीजन बाय 0 हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। इसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ फाइल्स, C++ में हम फाइल मैनेजमेंट भी होती है,
ठीक है। तो कई बार हम ना किसी फाइल को ओपन करते हैं रीड के लिए या राइट के लिए, लेकिन अगर वो फाइल कंप्यूटर में तुम्हारे है ही नहीं तो कैसे करोगे तुम? तो तब भी रन टाइम एरर आता है, क्योंकि तुमने प्रोग्राम तो बिल्कुल सही लिखा है, कोड बिल्कुल सही है, कंपाइल हो गया, लेकिन जब वो रन टाइम पे उसने उस फाइल को ढूंढने की कोशिश की कि अच्छा ये फाइल कहाँ पर है, इसको पहले ढूंढूंगा फिर करूंगा काम, लेकिन उसको फाइल ही नहीं मिली। दैट्स व्हाई उस टाइम पर रन टाइम एरर आता है। So these type of errors are called runtime errors. Then the next thing is logical errors. So what are logical errors? अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT by 100। हाँ, PRT by 100। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाह रही हूँ और मुझे फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा, और मेरे पास, मैं नेट पे भी चेक नहीं किया मैंने, और मैंने लिख दिया P इंटू R बाई T इंटू 100, तो कोड तो चल जाएगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा। कोड चल जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को क्या पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो वो करेगा ना जो हम उसको करने को कहेंगे। मैंने कहा P इंटू R बाई T करो और फिर इंटू 100 कर दो तो सही आ जाएगा। अब उसने आउटपुट दे दिया, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि आउटपुट तो आना ये चाहिए था और आ कुछ और रहा है, इसका मतलब ये गलती तो इस टाइप के एरर्स को हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स, जिसमें गलती प्रोग्रामर की होती है, उसे सॉल्व करना नहीं आता इसलिए गड़बड़ हो रही है। इस टाइप के हम एरर्स को बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, मैंने सिंपल ये दिखाया, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1000, रेट टू टाइम इज इक्वल्स टू 1, तो SI मैंने लिख दिया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100 बाई टाइम। फॉर्मूला गलत है तो ये हमें गलत आंसर देगा। दैट्स व्हाई these type of errors are called logical errors। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम लोग बताओ कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, ये एक कोड है, इसको पढ़ो सभी, आज इसमें बताओ कि इसमें गलत क्या है। पढ़ के देखो इस कोड को एक बार, कुछ गलत दिख रहा है? जो मैंने एरर्स बताए उनको देखकर और तुमने जो कोड का लिखना थोड़ा बहुत सीखा, कुछ दिख रहा है इसमें कुछ गलत है या नहीं? int j। हाँ, कॉमा आएगा। हाँ, दोनों डिव रिजल्ट वाली वो गलत होएगी। डिव रिजल्ट में क्या? नहीं जो डिवाइड बाय 0 होगा क्योंकि हाँ नहीं, डिव रिजल्ट आपने ऊपर पहले साइन कर दिया 0, फिर आप उससे किसी और वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहे हो। नहीं, एक्चुअली दी मॉड रिजल्ट क्योंकि 0 होगा तो उसे डिवाइड नहीं होगा। हाँ, ये वाली चीज सही है कि मॉड रिजल्ट डिवीजन बाय 0 वाला एरर आ जाएगा यहाँ पे। और जो अभी किसी ने बोला ना कि डिव रिजल्ट को असाइन कर दिया और फिर हम उसको दोबारा यूज कर रहे हैं, उससे एरर नहीं आएगा। हमने उसको डिव रिजल्ट को 0 तो असाइन कर दिया, लेकिन हम उसको दोबारा भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि इंट i इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट लाइन में, फिर मैं सेकेंड लाइन में लिख सकती हूँ इंट j इज इक्वल्स टू 3 एंड i इज इक्वल्स टू j। इसका मतलब हो गया, मैंने पहले i को 0 कहा, फिर मैंने कहा j इज 3, फिर मैंने कहा i इज j, विच मीन्स i को मैंने फिर से 3 कर दिया, तो मतलब i और j दोनों 3 हो गए। तो अगर तुमने एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर चुके हो तो हम उसको दोबारा से भी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके दी। और कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही इसमें? जी भाई, वो फर्स्ट लाइन में इंट i और 10 और सेमीकोलन की जगह या तो कॉमा आएगा या फिर सेमीकोलन के बाद इंट भी लगेगा, कुछ एक चीज होगी। हाँ, तो ये सही है। एक चीज सबसे मेन चीज है, तो सब भूल रहे हैं, किसी को नहीं मॉड दिख रहा होगा। रिजल्ट 0 आ रहा है। नहीं, डिव रिजल्ट जो नहीं, वो नहीं। दी मॉड रिजल्ट के I पहले डिवाइड लिखा होना चाहिए। तो डिव रिजल्ट में डिवाइडेड बाय मॉड रिजल्ट 0 हो जाएगा। डिव रिजल्ट इंडेल नहीं लगाया, मॉड इंडेल रिजल्ट 0 है, वो डिवाइड नहीं। मॉड रिजल्ट 0 है, डिव रिजल्ट 0, उसकी वजह से डिवीजन नहीं होगा, वो सबका सही है, वो बोल दिया तुमने। We using namespace standard use नहीं के किया। पहले यूजिंग नेमस्पेस यूज नहीं हुआ, और इंक्लूड
आईओ स्ट्रीम भी हाँ, नहीं हुआ। लाइब्रेरी भी इंक्लूड नहीं की हमने, ना हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की, ना हमने यूजिंग नेम स्पेस किया, तो हम मतलब समझ में कैसे आएगा कंपाइलर को कि ये सी आउट कहाँ से आया? समझे? स्टार्टिंग में हमने लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं किया स्ट्रीम, और ना ही हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा। तो ये काफी अच्छा, सभी ने अच्छा किया, वेरी गुड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है? डबल कोट्स फर्स्ट। हाँ, डबल कोट्स डिफाइन करने से पहले int should be used before the variables that have to be defined। यहाँ पे a b s int करा हुआ है, और float का भी सेम है, मतलब float d होना। एंड ये जो y माइनस y है y तो माइनस y, हाँ। डिवीजन बाय 0 हो जाएगा, एंड सी आउट आंसर के बाद सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। हाँ, एक चीज और है दीदी, int x इक्वल टू 10 के बाद int main। हाँ, int main। और कोई और क्या बोल रहा था? int x इक्वल्स 10 के बाद? नहीं दीदी, वो गलत बोल दिया। दिस सी आउट आंसर के बाद सेमीकोलन। हाँ, ठीक है, तो इसमें यही होगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं? पहला इंट मेन होना चाहिए, दूसरा डबल कोट्स होने चाहिए, ठीक है, तीसरा ये डिवीजन बाय 0 हो गया यहाँ पे जब भी दिखाया था, और चौथा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, तो ये यहाँ पे एरर आ जाएंगे। अब ये वाला देखो, राइट साइड वाला कोड, इंट पहले आएगा एबीएस से, हाँ, फ्लोट भी पहले आएगा डी से, हाँ, इंट मेन और इंट मेन होगा। हाँ बस। ठीक है, तो ये हमारे एरर्स के हो गए। ठीक है, अब ना एक चीज मैं बताती हूँ, एक चीज ध्यान से देखो। अब जब भी हम ना कोड लिखते हैं तो तुम्हें ना सभी यही बताएंगे कि कोड में सही होना चाहिए, तुम्हारा कोड जल्दी एग्जीक्यूट होना चाहिए, जल्दी लिखना चाहिए तुम्हें कोड, तो अच्छा होगा, है ना। लेकिन सिर्फ ये भी हमें याद रखना होता है कि अगर तुम कोड लिख रहे हो तो तुम्हें कोड, तुम अगर फॉर एग्जांपल तुमने आज कोड लिखा और तुम 6 मंथ्स बाद दोबारा उस कोड को पढ़ रहे हो, तो तुम्हें वो कोड समझ में आना चाहिए कि तुमने क्या लिखा था। समझ रहे हो? क्योंकि सपोज करो अभी तो तुम बहुत छोटे छोटे कोड लिख रहे हो, जब तुम्हारी जॉब लगेगी, तुम किसी कंपनी में जाओगे, ठीक है, वहां पे 10,000 लाइन्स ऑफ कोड से भी बड़े बड़े कोड बेस होंगे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल तुमने कोई कोड लिखा, फॉर एग्जांपल तुमने कोड लिखा सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का कोड लिखा तुमने, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया a is equals to 10, b is equals to 5, c is equals to 1, and b is equals to a into b into c by 100 and c out b। ठीक है, अब मैं तुमसे किसी से पूछूंगी किस चीज का कोड है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर कि ये किस चीज का कोड है, अगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स कोड होता और मैं तुम्हें नहीं बताती कि सिंपल इंटरेस्ट का कोड है, तो तुम्हें समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है, कि a 10 है, b 5 है, c 1 है, और d है a इंटू b इंटू c बाई 100, और d को प्रिंट कर रहा है। एकदम समझ में आ रहा है तुम्हें किस चीज का कोड है ये? नो, नहीं आता ना। तो यही चीज होती है, अगर तुम किसी कंपनी में हो और तुम वहां पे इस तरह का कोड लिख रहे हो, तो जो अब वहां पे तुम अकेले तो कोड लिखोगे नहीं, अपनी टीम के साथ कोड लिखोगे, तो वहां पर जब तुम अपनी टीम के साथ कोड लिखते हो तो वहां पर होता ये है कि अभी तुमने कुछ पोर्शन लिख लिया, अब तुम किसी और तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया कि तब तुम्हें इस कोड पे काम नहीं करना, किसी और पे करना है, और किसी और को तुम्हारे पे रख दिया। अब वो देखेगा कि अच्छा यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना चाह रहे थे तुम। और वहां पे बहुत बड़ा कोड होता है, अभी तो ये 4-5 लाइन का कोड है, तो वो सही कर पाएगा इस कोड को? अगर कुछ गड़बड़ होगी इसमें तो सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा यहाँ पे कि तुमने ये लिखना क्या चाहते थे। इसीलिए हम जब भी लिखते हैं कोड तो हमें उसको पूरा स्पेसिफाई करना होता है कि ये किस चीज का कोड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगी प्रिंसिपल 10 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रुपीज, एंड टाइम 1 year, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई विल write simple interest
इज इक्वल्स टू दी वेरिएबल में अगर सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट लेंगे तो वो डिफाइंड होगा। हाँ, चाहे तुम अंडरस्कोर लो या ना लो, दैट्स योर चॉइस। अंडरस्कोर लोगे वो बहुत अच्छी बात है, बस ऐसा होना चाहिए कि समझ देखते ही समझ में आ जाए कि ये किस चीज का कोड है। अब देखो, अब अगर मैं तुम्हें ये कोड दिखाती हूँ तो तुम्हें समझ में आता नहीं आता कि क्या लिखा है ये, है ना? तो यही चीज है यहाँ पे कि हमें कोड ऐसा लिखना चाहिए कि दूसरों को समझ में आए, ताकि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा भी है ना तो वो इस कोड को देखे और उसे अगर तुम्हें कोडिंग लैंग्वेज नहीं भी आती, तुम्हें C++ नहीं आती, कुछ नहीं आता, तब भी तुम इसको देख के बता सकते हो ना कि क्या हो रहा है। तो वही चीज है कि मतलब कोड ऐसे लिखना चाहिए कि वो तुम्हें देखते ही चल जाए पता कि कोड में हो क्या रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन फॉर पीपल टू रीड एंड ओनली इंसिडेंटली फॉर मशीन्स टू एग्जीक्यूट। इसका मतलब लोगों को पढ़कर समझ में तो आना चाहिए कि हो क्या रहा है। मशीन्स तो एग्जीक्यूट कर देंगे उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तुम चेंज भी कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन समझ में तो आए पहले, ठीक है? And any fool can write code that the computer can understand. Good programmers write code that humans can understand. That's why. Okay? So ये चीज है। तो बस ये चीज मैंने बतानी थी कि ये इस तरह लिखना होता है। और अभी मैंने ना स्टेप इंटर्न का इंटरव्यू भी दिया था, तो कई लोगों को यार पता भी नहीं होती है। तो गूगल पता है ये चीज देखता है कि उस बहुत सारी चीजें होती हैं जो गूगल अपने कैंडिडेट्स में देखता है। सो वन ऑफ द थिंग्स इज वो ये देखता है कि तुम अपने वेरिएबल्स को कैसे नेम करते हो। अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, वो ये भी देखता है कि तुम अपने फंक्शंस के नेम कैसे रखते हो, ठीक है? वो बहुत सारी चीजें देखता है। अभी अभी काफी लोगों ने C++ स्कूल से पढ़ी होगी और वो यहाँ पे आए होंगे, ठीक है? तो वो पता क्या करते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में ऐसी थी, पहले तो ABC कुछ भी ले लिया, ठीक है? एंड अभी एक मिनट, और यहाँ पर इस तरह से कोई स्पेसिंग नहीं, ऑपरेटर्स के इस तरह से सिंपल ही लिख दिया। और बस हो गया। सो अब पहले कोड देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अब अच्छा लग रहा है? पहले अच्छा लग रहा था ना, और रीड करने में भी पहले आसान था। तो अब ना अब मैं यही कहूंगी, तुम अभी अभी सीख रहे हो प्रोग्रामिंग करना, तो ये क्या करो, जैसे कि कोई भी तुम वेरिएबल लोगे, ठीक है? तो उस वेरिएबल को पहले तो अच्छे नेम्स देने हैं, उसके बाद किसी वेरिएबल और एक ऑपरेटर के बीच में स्पेस होना चाहिए, कॉमा के बाद स्पेस, ऑपरेटर के बीच में स्पेस। ये गूगल हमेशा देखता है कि तुम प्रोग्राम लिखते कैसे हो, क्योंकि तुम्हें हमेशा लिखे हुए कोड पे काम करना होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि तुम्हें खुद का कोड अपना लिखना पड़ेगा। अपने इंटरव्यूज में गूगल यही देखता है कि तुम्हारी कोड लिखने की कैपेबिलिटी कैसी होती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि तुम्हें स्पेसिंग रखनी पड़ेगी ऑपरेटर्स के बीच में, गुड वेरिएबल नेम्स रखने पड़ेंगे, और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे हम बताते जाएंगे कि कैसे करना होता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसीलिए मैंने कहा था नेमिंग इज 90% ऑफ प्रोग्रामिंग। लाइक जब तक तुम्हें अपना कोड का समझ में आ रहा है किसी का पढ़ के कि अच्छा प्रिंसिपल इतना है, फिर रेट इतना है, टाइम इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, तो कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से वो तुम अच्छे से उस कोड को लिख पाओगे, तुम्हारा माइंड भी फास्ट चलेगा। इसीलिए हमेशा नेमिंग हमेशा बहुत अच्छी रखनी चाहिए। So that's it, and then there are some questions. So ये questions हैं, तो अभी मैं ये questions तुम्हें इसका स्क्रीन अभी मैं ये PPT ग्रुप पर भेज दूंगी। इन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करना, क्वेश्चन 3 को छोड़ के, ये वाला हमने अभी टॉपिक कवर नहीं किया है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन को करने का ट्राई करना एक बार, सिंपल है। तुम्हें सी इन चल गया पता, सी इन कैसे करते हैं, ठीक है? सी आउट चल गया पता, अरिथमेटिक ऑपरेशंस पता है, तुम्हें एवरेज निकालना है ऑफ मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है? एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है? एंड सेकंड क्वेश्चन इज डिग्री फ़ारेनहाइट में तुम्हें टेम्परेचर दे रखा है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस।
वो भी आसान है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो तुम आसानी से उसको कर लोगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला डाला और कर दिया डायरेक्टली। अभी सेकंड क्वेश्चन में इनपुट लेना है यूजर से। हाँ, इनपुट लेना है। चाहे अगर तुम्हें अभी फिलहाल इनपुट वाली चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वेरिएबल्स लेके खुद वैल्यू असाइन करके तब कर लेना। लेकिन इनपुट लेना तो कर ले, मेरे से हो जाना चाहिए। सिंपल ही होता है, सी इन दैट वेरिएबल, तो वो हो जाता है। एक क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ, मतलब कौन सा करके दिखाऊं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में से। फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन है अभी के लिए तुम्हारे लिए। बताती हूँ मैं कैसे करना है। तो दीदी हमको ये क्वेश्चन करके भेजने हैं। ये सबमिट कहाँ करना है? अभी हमको बताएंगे कि सबमिट कहाँ पे करने हैं, करके रख लेना इनको, फिर मैं बताऊंगी सबमिट कहाँ पे करने हैं इनको। एंड ये वर्ड फाइल सबमिट करनी होगी ना, मतलब जैसे आउटपुट का स्क्रीनशॉट विद कोड का कॉपी पेस्ट करना। नहीं, आउटपुट का स्क्रीनशॉट इज नॉट नीडेड। आप कोड करके रख लीजिए कहीं पे, हम बताएंगे तो आप वैसे फॉर्मेट में भेज दीजिएगा। ओके ओके हाँ ठीक है। तो अभी ना स्वैप वाला क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अभी एक वेरिएबल है, सपोज करो num1, एक नंबर है, इसकी वैल्यू है 5। एक नंबर है num2 जिसकी वैल्यू है 10। अभी मैं कोड नहीं कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ। ठीक है, num1 की वैल्यू है 5, num2 की वैल्यू है 10। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं प्रिंट करूँ num1 तो प्रिंट होना चाहिए 10, एंड जब मैं प्रिंट करूँ num2 तो प्रिंट होना चाहिए 5। इसको हम कैसे करेंगे? हम ऐसे कर सकते हैं कि num1 इक्वल टू num2 करके कुछ। दी हम एक तीसरा एक और वेरिएबल, जैसे वेरिएबल क्रिएट num3 के अंदर हम num1 की वैल्यू डालेंगे, num1 के अंदर num2 की, देन num2 के अंदर जो num3 असाइन किया था उसकी, तो एक साइकिल बन जाएगी और आ जाएगा। हाँ सही कह रहे हो। और जो पहले बोला था ना कि हम num1 के अंदर num2 डाल देंगे, वो नहीं हो सकता। अभी मैं बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल अभी कोई हम कई लोग सोचेंगे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, num1 इज इक्वल्स टू num2 एंड num2 इज इक्वल्स टू num1 एंड देन हम सी आउट कर देंगे। लेकिन अब देखो क्या होगा इससे। जब मैंने कहा num1 इज इक्वल्स टू num2 तो इससे हुआ ये कि num1 के अंदर num2 की वैल्यू आ गई विच इज 10। ठीक है, अब जो हमारा num1 है वो 10 बन गया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ num2 num1 के इक्वल हो गया, तो अब num1 5 नहीं रहा, अब नंबर 10 बन चुका है। तो अब तुम कहोगे num2 इज इक्वल्स टू num1, तो num2 भी 10 बन जाएगा, जिससे जो 5 जो वैल्यू थी num1 की पुरानी वो गायब हो गई। अब तुम उसको रिस्टोर ही नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने उसको ओवरराइट कर दिया, उसको डिलीट किया, उसकी जगह पे num2 की वैल्यू रख दी। ये तो गलत कर दिया ना तुमने, गड़बड़ कर दी, और इसकी वजह से वो वैल्यू ही गायब हो गई, तुम उसको रिस्टोर भी नहीं कर सकते कहीं पे। ठीक है, तो अब सपोज करो, बहुत इजी सी बात है, सोचो कि तुम्हारे पास 3 कंटेनर्स हैं। फर्स्ट कंटेनर का नाम है num1, दूसरे कंटेनर्स का नाम है num2 एंड तीसरे कंटेनर का नाम है num3। तो ये तुम्हारे पास 3 कंटेनर्स हैं। ठीक है, num1 की वैल्यू है 5, num2 की वैल्यू है 10 एंड num3 अभी एम्प्टी है। तो तुम्हारे पास 3 कंटेनर है, एक में 5 है, एक में 10 एक में 5 की बॉल रखी है, एक में 10 की बॉल रखी है, और एक में कोई भी बॉल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा मकसद ये है कि num1 के अंदर 10 वाली बॉल रखनी है एंड num2 के अंदर 5 वाली बॉल रखनी है। एक्सचेंज हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि जैसे अगर तुम num2 के जो बॉल रखी है 10 वाली, वो तुम num1 के अंदर डालोगे तो num1 की बॉल गायब हो जाएगी, और तुम num1 के अंदर num2 वाली बॉल डालोगे तो num2 वाली बॉल गायब हो जाएगी। ये होता है मतलब। अब तो हमें क्या करना होगा, अब मैं क्या करूंगी, अब जो ये num1 है इसको मैं num3 के अंदर डाल दूंगी। ठीक है, तो अब मैंने इस कंटेनर को खाली कर दिया, इसको यहीं पे रहने दिया, इसके अंदर मैंने num1 वाली बॉल डाल दी।
नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूंगी, अब ये नम 1 वाली बॉल कंटेनर तो खाली हो गया और नम 2 वाला कंटेनर भी भरा हुआ है और मुझे नम 1 के अंदर नम 2 की वैल्यू डालनी थी और ये खाली है, तो हम डायरेक्टली डाल सकते हो, डाल सकते, ठीक है, तो मैंने डाल दी ये वाली बॉल। अब नम 2 वाला कंटेनर खाली हो गया और यहाँ पे 5 है। अब मैं दोबारा देखा मैंने, अब क्या हुआ, नम 1 वाले कंटेनर में 10 है, नम 2 वाला कंटेनर खाली है, तो अब मैं नम 3 से नम 2 में डाल सकती हूँ, नहीं डाल सकती, बताओ? डाल सकती हूँ मैं। तो मैंने इस बॉल को अब नम 2 वाले कंटेनर में डाल दिया और ये खाली हो गया। तो अब क्या हुआ, नम 1 पहले 5 था, नम 2 पहले 10 था, नम 1 अब 10 हो गया और नम 2 अब 5 हो गया। हो गए ना स्वैप? तो यही चीज हमें करनी है, अब हमें इसको कोड में करना है। यही चीज हमें कोड में करनी है कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। चलो अब इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। पहले आईओस्ट्रीम इंक्लूड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। बाकी जो भी कर रहे हो ना वो कोडिंग ब्लॉक्स वाले पे करते रहो, अपने साथ साथ कोड कर लो, ठीक है? कर रहे हो ना सभी साथ साथ कोड, बताओ? यस जी, कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो यूजिंग नेम स्पेस std हमने डाला एंड आफ्टर डूइंग यूजिंग नेम स्पेस std आई विल डू int main एंड उसके बाद हमारे पास 3 नंबर्स हैं, int num1 num2 num3, ठीक है? अब cout enter first number, in num1। अब इस स्टेप पे क्या होता है, मैंने सी आउट किया, पहले फर्स्ट नंबर डालो, सी इन num1। अब num1 अब क्या होता है, जब तुम जो नंबर डालोगे, जैसे कि तुमने 10 डाला तो वो 10 num1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेम चीज फिर से दोबारा करूंगी मैं, एंटर सेकेंड नंबर एंड इस टाइम मैं num2 को इनपुट करवाऊंगी और जब मैं num2 को इनपुट करवा रही हूँ तो जो हम वैल्यू डालेंगे वो num2 के अंदर स्टोर हो जाएगी एंड जब वो वैल्यू num2 के अंदर स्टोर हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, वही सेम चीज हमें करनी है जो हमने यहाँ पे की थी num1 num2 और num3 के साथ, ठीक है? तो अब हम उसको कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सी चीज है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, num3 के अंदर मैंने num1 की वैल्यू डाल दी थी, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, num3 के अंदर num1 की वैल्यू डाल देंगे। सेकेंड स्टेप पहुंच गए अब हम, एक मिनट, हाँ, तो सेकेंड स्टेप पहुंच गए अब हम, सेकेंड स्टेप पहुंच गए। अब क्या हुआ, num1 के हाँ, तो अब हम सेकेंड स्टेप पहुंच गए। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, हमने देखा कि अब num1 खाली हो गया, ठीक है? तो अब हम num1 के अंदर num2 वाली वैल्यू डाल सकते हैं, तो num1 के अंदर हमने num2 वाली वैल्यू डाल दी, ठीक है? अब num1 के अंदर हमने num2 वाली वैल्यू डाल दी, तो अब num2 खाली हो गया। अब num2 खाली हो गया तो अब हम num2 के अंदर num3 वाली वैल्यू डाल सकते हैं। यही किया था हमने पहले हमने num3 के अंदर num1 की वैल्यू डाली, num1 खाली हो गया तो उसके अंदर हमने num2 की वैल्यू डाल दी, num2 खाली हो गया तो उसके अंदर हमने num3 की वैल्यू डाल दी, सिंपल। और फिर उसके बाद हम करेंगे cout फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर हमारा num1, ठीक है, एंड सी आउट सेकेंड नंबर, which is our num2 and endl, मतलब एक लाइन छोड़ के प्रिंट करेगा दोनों चीजों को वो, ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम एंडल डाल देंगे ताकि एक लाइन छोड़ के दूसरे नंबर को इनपुट करवाए। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट में रिटर्न 0, ठीक है। अब तुमने देखा होगा यहाँ पे रिटर्न की बात तुम कर रहे थे कि रिटर्न क्या कर रहा है, तो ये आपने रिटर्न सी आउट एंडल क्यों लिखा 24 और 28 लाइन में? ठीक है, अभी बताती हूँ। जैसे कि तुमने 23 लाइन में इनपुट करवा लिया, ठीक है, तो उसने नंबर इनपुट कर लिया, तो अब ना जो वो दोबारा इनपुट करवाएगा ना, तो वो सेम लाइन में इनपुट करवा लेगा, तो फिर वो अच्छा दिखेगा भी नहीं और थोड़ा खिचपिच सी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि एक लाइन छोड़ो, मतलब नेक्स्ट लाइन में फिर इनपुट करवाओ, समझ गए? अगर डायरेक्ट एंडल लिखते तो नहीं होता, मतलब सी आउट करके करना है। हाँ, एंडल हमें सी आउट करके लिखना पड़ता है, डायरेक्ट एंडल नहीं लिख सकते। दी आपने 35th लाइन में क्यों लिखा है एंडल? वो तो खुद ही लास्ट लाइन है, तो फिर उसमें लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी, तुम लिखो या ना लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर एंटर फर्स्ट नंबर के आगे स्लैश एन लगा देते तो भी नेक्स्ट लाइन में हो जाता। अगर एंटर फर्स्ट नंबर के बाद हम स्लैश एन लगा देते तो नेक्स्ट लाइन में हो जाता, लेकिन नेक्स्ट लाइन में इनपुट नेक्स्ट लाइन में होता, फिर उसके बाद जो एंटर सेकंड नंबर वाली लाइन लिखी है ना, वो जहाँ पे हमने इनपुट किया उसके बराबर में आ जाता। अभी मैं सारा करके दिखाती हूँ, रुक जाओ, कैसे आएगा। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर 20, एंटर सेकंड नंबर 10, फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20। हो गया या नहीं हो गया स्वैप? दीदी यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता कि हमको सब जब हम इनिशियलाइज कर रहे हो तो हम num3 को इक्वल टू 0 रखें? नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ तुम उसको छोड़ भी सकते हो बिना तो बिना फिर कोई क्योंकि वैल्यू दिए। गार्बेज वैल्यूज नहीं आ जाती? गार्बेज वैल्यूज आती हैं अगर तुम उसको बाद में भी कोई असाइन नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूं, इसको भी कमेंट कर दूं, ठीक है, और मैं डायरेक्टली सी आउट num3 करूं, मैंने कुछ वैल्यू दी नहीं num3 को, एंड मैं डायरेक्टली इसको बस सी आउट करवा रही हूँ, ठीक है, तो तुमने देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया सी आउट करने पे, num3 करने पे, या क्योंकि VS कोड में भी गार्बेज वैल्यू देता नहीं है ये। अगर मैं इसको इस चीज को रन करूँ कोडिंग ब्लॉक्स वाले पे तो शायद गार्बेज देगा। टर्बो में देता है गार्बेज वैल्यू। हाँ, टर्बो में देता है और यहाँ भी देगा आई थिंक। अच्छा, इनपुट नहीं दिया, ये देखो, हाँ गार्बेज वैल्यू आ गई ना, num3 की कोई वैल्यू नहीं थी, उससे कुछ भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे रख दी num3 की, तो गार्बेज वैल्यू को लिख, जब हम उसको लेकिन असाइन नहीं अपन ने करते, प्रिंट करने को लेकिन तो मैंने बोला ही नहीं यहाँ पर, num3। अच्छा, वहां पे बोला, ओके। हाँ ये देखो, लेकिन मैंने यहाँ पर num3 को वैल्यू दे चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कभी यूज ही नहीं किया और डायरेक्ट प्रिंट करवा रही हूँ, उसको मैं वैल्यू दे चुकी हूँ यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं, और बल्कि ऐसा तुम्हें करना भी नहीं चाहिए कि तुम उसको किसी नंबर को कोई 0 वैल्यू दे रहे हो स्टार्टिंग में, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन आगे होंगे जिसमें जैसे कि कई होते हैं इंटीजर्स वाले क्वेश्चन, हमें ये देखना होता है कि कोई इससे छोटा है नंबर तो वो नेगेटिव है या क्या है, कई क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। तो कभी भी किसी को भी जब तक तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो कोई वैल्यू नहीं देनी है, और अगर तुम्हें उसको यूज करना ही नहीं है वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को तुम्हें डिक्लेयर ही क्यों करना है? समझ रहे हो मेरी बात? num3 को मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है, इसलिए मैंने उसको ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी। आई ये बात समझ? और बाकी सभी ये सब बोल रहे थे ना कि रिटर्न वाली चीज क्या होती है,
तो ये चीज होती है, जैसे कि इंट मेन किया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 किया। तो अगर ये रिटर्न 0 का एक्चुअली मतलब होता है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न 1 करती तो इसका मतलब था एवरीथिंग इज नॉट वर्किंग फाइन। इट्स जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग कंपाइलर दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। जब हमने कोड खुद लिखा है तो हम वन यूज की बने खुद क्यों बताएंगे कि खराब है कोड? वो तो नहीं बताते ना, तभी तो, इसलिए तो वीएस कोड में लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लिखना सही होता है कि हाँ, क्योंकि अगर तुम्हारा कोड गलत है और एरर होगा तो वो खुद ही रिटर्न 1 कर देगा कंपाइलर को अपने आप ही। ओके दी। हाँ, तो अच्छा, इस कोड में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? पहले ये बताओ, ये वाली चीज जो मैंने की है यहाँ पे, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये कंटेनर्स वाली चीज जो समझाई थी मैंने कि 3 कंटेनर्स अज्यूम कर लो। एक्सक्यूज मी दी। हाँ दी, मैं कोडिंग ब्लॉक्स में ये रन कर रही हूँ तो उसमें एरर इन कंपाइलेशन आ रहा है। क्या अब एक बार शेयर करो अपना स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ ओके। आपको दिखाई दे रही है? हाँ अभी दिखाई दे रही है? एडिटर दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा, कहाँ पर है? हाँ अब दिख रहा है। अब हाँ, वो तुम्हारा कंपाइलेशन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कोडिंग ब्लॉक्स में ना एक्चुअल में ये वाला कंपाइलर ऐसा है, इसमें जैसे कि मैंने लिखा था ना एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ये सब वो चीज़ें वो लेता नहीं है। अब क्योंकि पहले तुमने इनपुट दे दिया और वो बाद में सी आउट कर रहा है उसको, तो इसलिए गड़बड़ आ रही है। और नहीं, अच्छा अच्छा, ये तुमने गलत लिखा है यहाँ पे, लाइन नंबर 19। हाँ, अब ये देखो आउटपुट में तुमने देखा यहाँ पे लिखा है लाइन नंबर 19 और फिर लिखा है सी आउट तुम्हारा गलत है। लाइन नंबर 19 को देखो, 19 देखो नम और 1 के बीच में स्पेस है, जबकि तुम्हारे वेरिएबल का नाम num1 है। यस, ओके, गॉट इट। अब करके देखो। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, थैंक यू दी। हाँ मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? किसी को समझ में नहीं आया वो चीज जो मैंने बताई थी अभी? लॉजिक सबको समझ में आ गया कि लॉजिक कैसे बनाया हमने कंटेनर्स वाली दी चीज? मेरा एरर आ रहा है, कोड यही कोड लिखा बट क्या एरर आ रहा है? दिखाओ, शेयर करो, जिसका भी एरर आ रहा है शेयर करो स्क्रीन। हाँ जी दिख रहा है। अभी नहीं हुई शेयर, हाँ दिख रहा है। जी ये एरर आ रहा है CN का। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर सी इन। देखो एरर्स को रीड करना सीखो। इसमें लिखा है कि switch.cpp 75, इसका मतलब है रो नंबर 7 5th कॉलम। नहीं रो, हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम है, तो तुमने अभी सही कर दिया आई थिंक, है ना? हाँ सेमीकोलन वाली चीज अब सही हो जाएगा। ओके दीदी। लॉजिक आया सबको समझ? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? दीदी हाँ मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करूं? हाँ करो। दीदी हर केस में a.exe बनती है एग्जीक्यूटेबल फाइल? हाँ जी, a डॉट आउट भी बन सकती है। a डॉट आउट, दोनों का मतलब सेम ही है। और हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हेलो वर्ल्ड की जो फाइल बने a.exe वो हेलो नाम से बने, तो वो नाम भी चेंज कर सकते हैं।
वो नीड नहीं होता क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी होती है, तो वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ जी, कोई शेयर कर रहा था स्क्रीन शायद। हाँ दीदी, एक सेकेंड। ओके, ओके। बाकियों को बताओ, किसी को कोई बाकी प्रॉब्लम आ किसी रही को है? कोई भी किसी ने कोड करके देखा हो और कुछ एरर्स आ रहे हो? सिर्फ यही नहीं जो पहले भी किया तुमने अभी-अभी? किसी में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो अभी।